नमस्कार, आप सुन रहे हैं लॉर्ड ऑफ मानहस। कहानी की शुरुआत होती है कुछ ट्रैवलर्स के साथ जो शाम ढलते ही जंगल से गुजर रहे थे। ये पेरन कंपनी का ट्रेड रूट था, पर जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। इतनी देर रात जंगल में चलने की वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। कैरावैन के मेंबर्स के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। उनमें से एक ग्रुप के लीडर पेरून से पूछता है कि क्या वो इस रास्ते पर पहली बार आया है। वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और सिर्फ 10 गार्ड्स हायर करने पर पछताता है। वो कहता है कि अगर उसे पता होता कि रास्ता इतना मुश्किल होगा तो वो ये जर्नी कभी शुरू ही नहीं करता। पेरून अपना बचाव करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि ये उनकी पहली जर्नी नहीं है और टेरेन एंड माउंटेन्स समय के साथ बदल जाते हैं, इसलिए वो रास्ता खो गए। इसी बीच दो और बंदे बैक्स्टर और टिलोक सिचुएशन को देख रहे थे। टिलोक एक थ्योरी बताता है कि अगर मर्चेंट सच बोल रहे हैं तो जरूर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से पूरे एरिया का टेरेन बदल गया है। तभी बैक्स्टर गुस्से में उसे चेतावनी देते हुए उसका नाम पुकारता है। अचानक बिना किसी वार्निंग के बैक्स्टर अपनी तलवार निकालकर पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है, क्योंकि ग्रुप पर एक मॉन्स्टर ने सरप्राइज अटैक कर दिया था। जब आदमियों ने देखा कि मॉन्स्टर ने उरुक्स का बनाया हुआ आर्मर पहना है तो वे चौंक गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वे एक जाल में फंस गए हैं। कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक ठोक दो और चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। बैक्स्टर सबको गैदर होने और बिखरने से मना करने का ऑर्डर देता है। वो चेतावनी देता है कि जो भी ग्रुप से अलग होगा उसे तुरंत खा लिया जाएगा। गार्ड्स खुद को पूरी तरह से घिरा हुआ पाते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर अंधेरे में अनगिनत चमकती आंखें दिखाई देती हैं। टिलोक घबराकर उनकी संख्या के बारे में पूछता है और बैक्स्टर जवाब देता है कि उन्हें गिनने की कोशिश न करना ही बेहतर है। मॉन्स्टर्स एक साथ हमला कर देते हैं और एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें फाइटर्स चिल्लाते हैं कि मॉन्स्टर्स मर जाएं। इस केओस के बीच पेरून लड़ाई की ब्रूटैलिटी पर हैरानी जताता है, लेकिन टिलोक की एक धमकी उसे चुप करा देती है। टिलोक कसम खाता है कि अगर वे जिंदा बचे तो वो मर्चेंट से इसकी भारी कीमत वसूलेगा। मॉन्स्टर्स की पहली वेव को खत्म करने के बाद बैक्स्टर अपने साथियों को रिलैक्स न करने की चेतावनी देता है, क्योंकि मॉन्स्टर ट्रैप्स हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, पेरन चिल्लाता है और होराइजन की ओर इशारा करता है, जहां एक बहुत बड़ा ट्रोल मॉन्स्टर दिखाई देता है। एक ट्रोल को देखकर हर कोई हैरान और डरा हुआ था। लोगों के दिलों में दहशत फैल जाती है और उनमें से एक चिल्लाता है कि उन्हें तुरंत भागना होगा, वरना ट्रोल एक ही झटके में उन सबको खत्म कर देगा। पेरून निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसका अंत आ गया है और सभी मर्सिनरीज मारे जाएंगे। बैक्स्टर सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि क्या ये ट्रोल एक ट्रेन्ड क्रीचर है या वॉर का कोई वेपन जो कंट्रोल से बाहर हो गया है। इस तरह के जंगल में बड़ी संख्या में ऐसे वेपन्स बनाने के आइडिया से हैरान बैक्स्टर को एहसास होता है कि अब बचना इम्पॉसिबल है। वो जल्दी से ऑर्डर्स देता है। वो अपने 2 आदमियों को मर्चेंट्स को बचाने और गैदर करने के लिए कहता है और टिलोक को ट्रोल का ध्यान खींचने का आदेश देता है। टिलोक इस प्लान का जोरदार विरोध करता है और बैक्स्टर को पागल कहता है। वो मर्चेंट्स को बेट की तरह इस्तेमाल करके भागने का सुझाव देता है, लेकिन फिर वो बैक्स्टर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है। बैक्स्टर कहता है कि हाँ, उसके पास एक प्लान है जिसे टिलोक अच्छी तरह जानता है। वे ट्रोल के डिस्ट्रैक्टेड होने का इंतजार करेंगे और फिर तेजी से उसकी टांगों के बीच से निकल जाएंगे। एक ऐसा मैन्यूवर जो उन्होंने पहले भी कई बार किया था। अपने सवाल के बावजूद टिलोक इस आइडिया से डरा हुआ लगता है और बड़बड़ाता है कि वो इसे दोहराने के बजाय मरना पसंद करेगा। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दौड़ते हुए वो अचानक कुछ अजीब देखकर रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि ट्रोल उनकी तरफ नहीं बल्कि किसी और दिशा में देख रहा है। अचानक ट्रोल के हमला करने से पहले ही वो जमीन पर इतनी जोर से गिरता है कि टिलोक हवा में उड़ जाता है। टिलोक हैरान होकर उठता है और बैक्स्टर से पूछता है कि उसने इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे गिरा दिया, लेकिन ये बैक्स्टर ने नहीं किया था। अंधेरे से एक और बड़ा और ज्यादा डरावना मॉन्स्टर निकला जिसकी आंखें चमक रही थीं। ये नया क्रीचर गिरे हुए ट्रोल की लाश की ओर शांति से बढ़ता है। मर्सनरीज और मर्चेंट्स की हैरानी के बीच वो मॉन्स्टर ट्रोल की बॉडी को उठाता है और फिर बेरहमी से अपने हाथों से उसका सिर कुचल देता है। जब एक मर्चेंट के दिल में डर बैठ जाता है तो वो बैक्स्टर से इस डरावने क्रीचर के बारे में पूछता है। बैक्स्टर जवाब देता है कि शहर के किसी बंदे ने शायद इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। इस जंगल में इस क्रीचर को सबसे सैवेज माना जाता है। लेजेंड कहते हैं कि जो भी इससे मिलता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। फिर वो उसकी आइडेंटिटी बताता है कि ये एक ओजर है। ये नाम सुनकर मर्चेंट पूरी तरह से चौंक जाता है। बैक्स्टर आगे बताता है कि ओजर्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन उनमें दूसरे मॉन्स्टर्स के मुकाबले अनमैच्ड स्ट्रेंथ और एजिलिटी होती है। साथ ही वे हंटिंग में बहुत चालाक और स्टबर्न होते हैं। बैक्स्टर खुद भी हैरान था
कि वो एक ऐसे क्रीचर से मिला है जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था, वो भी इतनी बुरी सिचुएशन में। इस बीच मर्चेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मर्सनरीज ऐसे क्यों जमे हुए हैं। बैक्स्टर सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या वो बच सकता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि भागने की कोशिश उसे मॉन्स्टर का आसान शिकार बना देगी और वो निराश होकर वहीं गिर जाता है। ओगर गिरे हुए बैक्स्टर की ओर बढ़ता है और अनएक्सपेक्टेड रूप से अपना खून से सना हाथ आगे बढ़ाकर उससे बात करता है। वो कहता है कि उसने बहुत मुश्किल समय देखा है और अब से वो उसे गाइड करेगा। ओगर उसे यकीन दिलाता है और डरने से मना करता है। वो बताता है कि उसके दिखने के बावजूद उसके अंदर भी वही खून दौड़ता है जो इंसानों में दौड़ता है। फिर वो अपनी असली आइडेंटिटी बताता है कि उसका नाम लियोन है और वो आधा इंसान और आधा ओगर है। उसके बाद लियोन पूरे कैरावान को जंगल से निकालकर पीरॉन विलेज ले जाता है, जो अर्निया किंगडम में एक रिमोट विलेज है। जैसे ही वे विलेज की लकड़ी की दीवारों के पास पहुंचते हैं, ऊपर से एक गार्ड उन्हें देखकर पहचान बताने के लिए कहता है। कैरावान के मेंबर्स बचने के बाद राहत महसूस करने लगते हैं। पेरन बहुत ज्यादा थकान और दर्द की शिकायत करता है, जबकि टिलॉक मर्चेंट्स को कुछ गालियां बड़बड़ाता है। लियोन उन्हें विलेज के एंट्रेंस तक ले जाता है। कैरावान का एक मेंबर पूछता है कि क्या ये बैरियर मॉन्स्टर्स को बाहर रखने के लिए है। गार्ड, जिसका नाम डेरिल निकलता है, लियोन को हैरानी से पुकारता है। वो पूछता है कि वो कितने दिनों से बाहर था और उसके साथ ये लोग कौन हैं। लियोन डेरिल को ग्रीट करता है और बताता है कि ये मर्चेंट कैरावान के मेंबर्स हैं जो विलेज की ओर जा रहे थे। वो उन्हें जलाऊ लकड़ी गैदर करते समय मिला था। लियोन ये भी बताता है कि वे पहले ही विलेज चीफ से बात कर चुके हैं। इसके बावजूद डेरिल स्केप्टिकल रहता है। वो लियोन से कहता है कि उसे उसकी बात पर भरोसा है, लेकिन उसे इस समय किसी कैरावान के आने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। डेरिल चिंता जताता है कि वे मर्चेंट्स के भेष में डाकू हो सकते हैं। ये आरोप पेरून को गुस्सा दिला देता है, जो चिल्लाकर अपना बचाव करता है। वो बताता है कि वे बस रास्ता भटक गए थे, लेकिन डेरिल अपनी बात पर अड़ा रहता है और जोर देता है कि विलेज की सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। वो कहता है कि अगर वे अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर सकते तो उन्हें जाना होगा। मर्चेंट सिचुएशन से बेहद फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गार्ड डेरिल से कम विलेज चीफ को बुलाने की मांग करता है। लियोन बातचीत में दखल देता है और डेरिल को समझाता है कि सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन इन लोगों की भी जरूरत है। वो बताता है कि उसने रास्ते में जंगल की मदद की पुकार सुनी थी और अगर रास्ता बदल गया है तो इसका मतलब है कि कोई उस एरिया के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लियोन फिर गार्ड को यकीन दिलाता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो खुद प्रॉब्लम को हैंडल कर लेगा। बाद में अंदर जाने की इजाजत मिलने के बाद सीन पीरन विलेज हॉल में शिफ्ट हो जाता है। वहां कैरावान के मेंबर्स, विलेज चीफ और कुछ निवासियों के साथ बैठे थे। चीफ, जो एक बुजुर्ग आदमी था, लियोन की बात दोहराकर हंस रहा था कि वो खुद सब संभाल लेगा। फेरन कमेंट करता है कि चीफ ओवर रिएक्ट कर रहा है, जबकि एक मर्चेंट अपनी जान बचने पर राहत जताता है। बैक्स्टर लियोन की स्ट्रेंथ की तारीफ करता है और उसे 10 मर्सनरीज से ज्यादा पावरफुल मानता है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि बैक्स्टर विलेज चीफ से सवाल करना शुरू कर देता है। वो विलेज के डिफेंसिव बैरियर्स की ओर इशारा करता है जो पूरे विलेज को घेरे हुए थे। हालांकि वो समझता था कि ऐसी रिमोट जगह पर मॉन्स्टर्स और उरुक्स आम हो सकते हैं, लेकिन उसे ये डिफेंसेस बहुत ज्यादा लगे। वो सीधे और चौंकाने वाला सवाल पूछता है कि क्या वे वॉर की तैयारी कर रहे हैं। जब लियोन बैक्स्टर को हैरानी से देखता है तो बैक्स्टर मन ही मन सोचता है कि उसे सबसे गलत समय पर सबसे बुरी बातें कहने की आदत है। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार चीफ बोलता है और मानता है कि वॉर वाकई एक भयानक चीज है। वो बैक्स्टर को देखकर अंदाजा लगाता है कि वो किनकेड का एक फॉर्मर वॉर मर्सनरी है। चीफ बताता है कि उसके समय में वॉर उरुक्स से आजादी के लिए एक पवित्र क्रांति थी, जो इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन आज की वॉर सिर्फ सेल्फिश गेन्स के लिए खून खराबा बन गई है, जो दोनों पक्षों की तबाही पर खत्म होती है। वो उम्मीद करता है कि ऐसी ट्रेजेडीज कभी उनके विलेज तक न पहुंचे और कहता है कि ये डिफेंसेस सिर्फ शांति की प्रार्थनाओं से बना एक किला है। टिलॉक चीफ की बात को बीच में काट देता है और उसके लॉजिक को ट्विस्टेड कहता है। वो उस पर फ्लावरी वर्ड से वॉर के वेपन को सुंदर बनाने का आरोप लगाता है। वो कहता है कि अगर बात सिर्फ बैरियर्स की होती तो वो ये एक्सप्लेनेशन मान लेता, लेकिन वो लियोन की ओर इशारा करके उसे एक मॉन्स्टर बताता है। टिलॉक सवाल करता है कि कैसे शब्द एक ऐसे बीइंग के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं जो एक ट्रोल को एक ही झटके में कुचल सकता है। इस लेवल की पावर को डेंजरसली अननेचुरल मानते हुए वो समझाता है कि वॉर किनकेड के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है और यह प्रूव करने के लिए कि लियोन एक वेपन नहीं है, उन्हें एविडेंस चाहिए कि ऐसे हॉरिफिक हाइब्रिड का एग्जिस्टेंस एक यूनिक केस है। पेरन को हॉरिफिक शब्द से इंसल्ट महसूस होती है
और बैक्स्टर कहता है कि उसके शब्द कठोर थे। लियोन के चेहरे पर दर्द के भाव दिखाई देते हैं। तब लियोन खुद बोलता है। वो कहता है कि वो उनकी मुश्किल समझता है और अगर वे कन्विंस नहीं हुए कि वो कोई खतरा नहीं है तो वे ये अफवाह फैला देंगे कि ये विलेज डेंजरस है। लेकिन वो कहता है कि उसके पास उन्हें कन्विंस करने का एक तरीका है और उन्हें अपनी मां से मिलाने की पेशकश करता है। लियोन ग्रुप को एक घर की ओर ले जाता है। रास्ते में टिलॉक एक गंदी स्मेल की शिकायत करता है और लियोन जवाब देता है कि उसने मॉन्स्टर्स को दूर रखने के लिए अपना यूरिन स्प्रे किया है। लियोन घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी मां को आवाज देता है और कहता है कि वो वापस आ गया है। लियोन अंदर जाकर देर से आने के लिए माफी मांगता है। ब्लॉन्ड बालों वाली एक जवान औरत, जिसे लियोन मां कहता है, नए मेहमानों का स्वागत करती है और उन्हें जल्दी से अंदर आने के लिए कहती है। सीन 15 ईयर्स पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है। उस रात विलेज चीफ, जो तब जवान दिखता था, लकड़ी के बैरियर की ओर भागता है। गार्ड्स को ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने चीफ को खुद आकर देखने के लिए कहा था। वहां पहुंचकर चीफ डर के मारे जम जाता है जब वो एक विशाल मॉन्स्टर को लाल चमकती आंखों के साथ बैरियर के सामने खड़ा देखता है। वो उसे तुरंत एक ओग्यार के रूप में पहचान लेता है। चीफ सबको अपने हथियार गिराने और तुरंत पीछे हटने का सख्त आदेश देता है और मॉन्स्टर को प्रोवोक न करने की चेतावनी देता है। मॉन्स्टर गाइड से उसने पहचाना था कि ये लोबो है, अ लेजेंडरी ओगर, जिसे फॉरेस्ट वुल्फ ऑफ ट्रूविनिया के नाम से जाना जाता था। चीफ को एहसास होता है कि वे अब तक के सबसे डेंजरस क्रीचर का सामना कर रहे हैं। वो आसानी से बैरियर तोड़ सकता था, लेकिन एक विलेजर बताता है कि मॉन्स्टर के बिहेवियर में कुछ अजीब है। घंटों बीत जाने के बाद भी ओजर 1 इंच भी नहीं हिला था। विलेजर्स हैरान थे कि क्या गाइड में इसके बारे में कुछ लिखा है या मॉन्स्टर शिकार के अलावा कुछ और चाहता है। जब चीफ चिंता में डूबा हुआ था, ओजर ने अचानक जमीन पर पड़े किसी को देखा। सब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि ओजर जाने लगा है। फिर वो विलेज से दूर कूद गया। उन्होंने सावधानी से इंतजार किया और उनमें से एक ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसे ओजर पीछे छोड़ गया था। वे पास जाकर देखते हैं कि अंदर एक व्यक्ति है जो अभी भी जिंदा है। सीन प्रेजेंट में वापस आता है। पेरोन विलेज के बाहरी इलाके के एक घर में कैरावैन के मेंबर्स लियोन और उसकी मां के साथ एक टेबल के चारों ओर बैठे थे। लियोन खुशी खुशी खा रहा था और अपनी मां के बनाए चीज और हैम की तारीफ कर रहा था, जबकि वो उसे धीरे धीरे खाने के लिए कह रही थी। लियोन की मां मेहमानों से हम्बल मील के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि विजिट अचानक हुई थी और उसके बेटे ने पहले से नहीं बताया था। वो बैक्स्टर से सीधे पूछती है कि उनके यहां आने का कारण क्या है। टिलॉक उस औरत के अजीब एक्सेंट को नोटिस करता है और बैक्स्टर को फुसफुसाता है। बैक्स्टर जवाब देता है कि ये एक्सेंट सिर्फ रॉयल ब्लड के नोबल्स बोलते हैं। लियोन की मां बिना बोले ही उनके शक को समझ जाती है। वो मानती है कि इस जगह पर अपने बेटे के साथ उसकी जिंदगी ऑर्डिनरी से बहुत दूर है। वो उन्हें याद दिलाती है कि वो पहले ही अपने बेटे के बाहर के रेकलेस बिहेवियर के लिए माफी मांग चुकी है और वादा करती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। बैक्स्टर नोटिस करता है कि उसके बात करने का तरीका एक निगोशिएशन जैसा है। ये अप्रोच टिलॉक को प्रोवोक कर देती है, जो गुस्से में बैक्स्टर से पूछता है कि क्या ये सिचुएशन निगोशिएबल है। वो कहता है कि किनकेड से होने के नाते उसे सच जानना ही होगा। बैक्स्टर टिलॉक को शांत करने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि उसके बेटे ने ही उनकी जान बचाई है, लेकिन टिलॉक बैक्स्टर की बात को इग्नोर करता है और लियोन की मां पर चिल्लाता रहता है। वो मांग करता है कि वो बताए कि उसके जैसी औरत इस जगह पर क्यों छिपी हुई है और उसने एक सैवेज हाइब्रिड को क्यों जन्म दिया। लियोन की मां उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके शब्द हर्टफुल हैं, लेकिन टिलॉक कोई ध्यान नहीं देता। टिलॉक वॉर के बारे में एक इमोशनल स्पीच देता है। वो बताता है कि कैसे किनकेड से उसके साथी बैटलफील्ड्स पर मारे जा रहे हैं। वो बताता है कि नेशंस की जीत की एंडलेस लस्ट ने उन्हें अपनी लड़ाइयों में डीमंस का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। वो अपनी स्पीच खत्म करते हुए कहता है कि उसे इस सिक्लूडेड जगह पर भी एक डिस्गस्टिंग हाइब्रिड वॉर वेपन को पाकर बेहद नफरत हो रही है। इस पॉइंट पर बैक्स्टर उसका नाम टिलॉक चिल्लाता है, जिससे वो तुरंत चुप हो जाता है। बैक्स्टर अब चार्ज लेता है और लियोन की मां से सवाल करना शुरू करता है। वो पूछता है कि क्या वो और उसका बेटा ही वो सीक्रेट है जिसे विलेज उन डिफेंसिव बैरियर्स के पीछे छिपा रहा है। वो फिर पूछता है कि ऐसी कौन सी ग्रज होगी जो उसके जैसी औरत को क्रिम्सन किंग कहे जाने वाले मॉन्स्टर का बीज स्वेच्छा से स्वीकार करने पर मजबूर कर देगी। लियोन की मां बहुत अफेक्टेड लगती है और उनसे विनती करती है, कहती है कि ये वो नहीं है जो वे सोच रहे हैं और उसके लिए सच बताना मुश्किल है। लियोन उसे बचाने की कोशिश करता है, मॉम चिल्लाकर, लेकिन टिलॉक उसे बेरहमी से सच बताने का आदेश देता है। टिलॉक फिर से ताना मारते हुए पूछता है कि क्या यह ग्रज से बाहर नहीं था, तो क्या यह सिर्फ दूसरी रेसिस के साथ घुलने मिलने का एक स्पेशल टेस्ट था।
इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लियोन की मां डर के मारे चीखती है, नो लियोन। उसी पल टिलोक पर एक वायलेंट इनविजिबल फोर्स से हमला होता है जो उसे जमीन पर गिरा देती है। लियोन की मां उसे रोकने की कोशिश करते हुए जमीन पर गिर जाती है। अटैक का सोर्स लियोन था, जो भारी भारी सांसें ले रहा था। उसके सीने पर एक अजीब लाल मकड़ी जैसा सिंबल बन गया था। लियोन जो कुछ उसने किया था उसे देखकर नर्वस था। फिर अपनी मां को चिंता भरी नजरों से देखता है। उसकी मां उसकी ओर भागती है और उसे शांत होने के लिए कहती है। बैक्स्टर इस पल का फायदा उठाता है और उनकी ओर बढ़ता है। लियोन एक ज्यादा बीस्टियल फॉर्म में बदल जाता है और बैक्स्टर को चेतावनी देता है कि वो उसकी मां के पास न आए। बैक्स्टर बताता है कि उसकी तलवार का निशाना उसकी मां पर नहीं बल्कि लियोन पर है, जो अब उसकी नजरों में इंसान नहीं दिखता। लियोन की मां अपने बेटे का नाम चीखती है, लेकिन बैक्स्टर उसे यकीन दिलाता है कि उसने उसे सीरियसली इंजर करने से बचा लिया है और ब्लो सिर्फ उसे शांत करने के लिए था। लेकिन बैक्स्टर हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसका स्ट्राइक लियोन की बॉडी में बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं हुआ है। बैक्स्टर ये कंक्लूजन निकालता है कि ओगियर का खून इसका कारण है और एक सुपरफिशियल अटैक काफी नहीं होगा। बैक्स्टर नोटिस करता है कि लियोन की नजरें उसकी मां पर टिकी हैं और महसूस करता है कि वो अगला टारगेट हो सकती है। वो जल्दी से एक डिफेंसिव स्टांस लेता है, लेकिन लियोन उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। लियोन कूदता है और बैक्स्टर की ओर बढ़ता है। लड़ाई को पास के जंगल में ले जाता है। बैक्स्टर लियोन की इमेंस पावर का सामना करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो उसकी इंटेलिजेंस को नोटिस करता है, क्योंकि गुस्से में होने के बावजूद उसने लड़ने के लिए एक ओपन स्पेस चुना जो उसके बड़े शरीर के लिए सूटेबल था। फिर बैक्स्टर को कुछ और गहरा एहसास होता है। लियोन जानबूझकर अपने मूव्स ऐसे चुन रहा था ताकि उसकी मां को कोई खतरा ना हो। घर पर वापस लियोन तेजी से बैक्स्टर पर हमला करता है, लेकिन बैक्स्टर आसानी से बच जाता है, जिससे वो हैरान रह जाता है। लियोन स्किलफुली उसके ही कॉम्बैट मूव्स की नकल कर रहा था। लियोन बैक्स्टर को एक पावरफुल ब्लो देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। टिलोक चिंता के साथ ये सीन देखता है और समझ जाता है कि बैक्स्टर असली मुश्किल में है। लियोन की मां ड्यूअल की जगह की ओर बढ़ती है। जैसे ही लियोन बैक्स्टर को फाइनल ब्लो देने की तैयारी कर रहा होता है, आसमान से रोशनी की बूंदें गिरने लगती हैं। उस पल बैक्स्टर को एहसास होता है कि उसने काफी देख लिया है। वो समझ गया था कि लियोन ने सिर्फ एक नजर में उसके मूव्स को एनालाइज कर लिया था और एक परफेक्ट काउंटर अटैक तैयार कर लिया था। वो मानता है कि अगर लियोन के गले में ग्लोविंग ग्रीन पेंडेंट न होता तो उस काउंटर अटैक ने उसे तुरंत मार दिया होता। बैक्स्टर लियोन की मां को याद करता है और कमेंट करता है कि वो अपने बेटे की पावर को हैंडल करने के लिए वाकई एक रिमार्केबल औरत है। लियोन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस पॉइंट पर बैक्स्टर आगे बढ़ता है और एक फॉर्मल अपॉलॉजी ऑफर करता है। वो बताता है कि किनकेड का मेंबर होने के नाते उसे हाइब्रिड्स के खतरे से सावधानी से निपटना था और मानता है कि वो ओवरली सेंसिटिव था। वो फिर लियोन से कहता है कि अब वो उसे सिर्फ एक इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड बच्चा मानता है जो एक ह्यूमन सोसाइटी में रह रहा है। वो वादा करता है कि उसका ग्रुप उसकी और उसकी मां की सेफ्टी के लिए उनका सीक्रेट बनाए रखेगा। लियोन पूरी तरह से शांत हो जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। बेहद थका हुआ लग रहा था। उसकी मां उसे पुकारती है और उसे आकर आराम करने के लिए कहती है क्योंकि देर हो रही थी। लियोन उसके पास जाकर उसे कसकर गले लगा लेता है और उसके कंधे पर रोते हुए मॉम पुकारता है। बाहर टिलक जमीन पर घायल पड़ा हुआ था और पूरी सिचुएशन को कोस रहा था। अगली सुबह कैरावान विलेज से निकल जाता है। लियोन की मां अपने घर में खाना बना रही थी। टेबल लगाने के बाद वो खाने के लिए नहीं बैठती, बल्कि अपने बेटे लियोन के वापस आने का इंतजार करती है। सीन लियोन पर शिफ्ट होता है, जो कैरावान के साथ उन्हें सही रास्ते पर ले जा रहा था। पेरन शिकायत कर रहा था कि वापसी का सफर आने से ज्यादा मुश्किल था। बैक्स्टर सोच रहा था कि वे एक घुमावदार रास्ता क्यों ले रहे हैं। लियोन जवाब देता है कि यह सिर्फ खतरे से बचने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि जंगल उसे बता रहा है कि यही सेफ पाथ है। कैरावान अब हेल्प्रेन की बॉर्डर के पास ट्रैवल कर रहा था। मर्चेंट अभी भी बेहोश टिलॉक को उठाए हुए था। लियोन उन्हें लीड करने के लिए उनके साथ शामिल हो गया था। कैरावान लियोन के साथ अपनी जर्नी जारी रखता है, जो बैक्स्टर को अंकल कहकर बुलाता है। लियोन बैक्स्टर से रफ रोड के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसे यकीन दिलाता है कि वे शहर के पास पहुंच रहे हैं। बैक्स्टर राहत महसूस करता है। फिर लियोन से पूछता है कि क्या वो अपने घर की मरम्मत में रातें बिताने के बाद थक गया है, लेकिन लियोन जवाब देता है कि ये कुछ भी नहीं था। लियोन एक्साइटेडली बैक्स्टर को बताता है कि रास्ते भर वो उन एडवेंचर स्टोरीज को याद कर रहा था जो उसने उसे शहर के बारे में सुनाई थीं। बैक्स्टर हैरान है कि लियोन ने ये कहानियां पहले कभी नहीं सुनी हैं, और लियोन बताता है कि विलेजर्स और उसकी मां उनके बारे में बात करने से बचते थे। मर्चेंट पेरून अंदाजा लगाता है कि वे चिंतित थे कि लियोन जैसा भोला युवक बाहर की दुनिया में धोखा खा सकता है।
लियोन ये भी बताता है कि उसे अंकल पेरुन की कहानियां भी पसंद आईं। वो मर्चेंट जो जंगल को पढ़ सकता था और बिजनेस सक्सेस का उसका सीक्रेट हार्ड बार्गेन डिस्काउंट था। बैक्स्टर लियोन से पूछता है कि क्या उसने पहले कभी अपना पेरोन विलेज छोड़ा है। लियोन जवाब देता है कि ये उस पर थोपा नहीं गया है, बल्कि उसकी पर्सनल चॉइस है। वो बताता है कि उसे कभी कभी लगता है कि विलेज का बैरियर उसे पर्सनली प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि विलेज ही एकमात्र ऐसी जगह है जो उसे जैसा है वैसा एक्सेप्ट करती है। फिर वो एक और ज्यादा जरूरी कारण बताता है। उसकी मां अकेली रहती है और उसके जन्म के बाद वो जीवन भर चल नहीं पाई। वो कहता है कि उसे ये पता नहीं था, क्योंकि उसने कभी अपना दर्द नहीं दिखाया, लेकिन उसने विलेजर्स से सुना था कि वो एक प्रेस्टिजियस फैमिली की नोबल लेडी थी। लियोन कंक्लूड करता है कि उसने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और वो अपनी इच्छाओं के लिए उसे नहीं छोड़ सकता। मर्चेंट कमेंट करता है कि ये अनफॉर्चुनेट है। लियोन आगे बताता है कि उसकी परवरिश निश्चित रूप से मुश्किल थी, क्योंकि उसे ओजार से एपेटाइट विरासत में मिली थी। बचपन में वो सिर्फ कच्चा मांस खाना चाहता था, जो मर्चेंट को डरा देता है। बैक्स्टर अचानक सब्जेक्ट बदलता है और लियोन से सीधे पूछता है कि क्या उसे जंगल के जरिए पेरन ग्रुप के ट्रेड रूट की निगरानी के लिए पहले से ऑर्डर्स मिले थे। लियोन घबरा जाता है और टालने की कोशिश करता है। दावा करता है कि उनकी मुलाकात सिर्फ एक कोइंसिडेंस थी, लेकिन बैक्स्टर जोर देकर कहता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। मर्चेंट बताता है कि वो बचाए जाने के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन अगर लियोन सीक्रेट ऑर्डर्स पर काम कर रहा होता तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती। लियोन जोर देकर कहता है कि ये वॉर या किसी डरावनी चीज के बारे में नहीं है। फिर वो सच कबूल करता है। उनके विलेज के आसपास का जंगल उरुक बैंडिट्स से भरा हुआ था। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे मर्चेंट्स और छोटे मर्सिनरी ग्रुप्स को धमकाने के लिए काफी खतरनाक थे, जिससे ट्रेड रूट्स ब्लॉक हो रहे थे जो विलेज की लाइवलीहुड थे। बैक्स्टर को एहसास होता है कि यही विलेज की सीक्रेसी का कारण है और लियोन जंगल में अपनी सेंट छोड़ रहा था ताकि अपनी टेरिटरी मार्क कर सके और दुश्मनों को डरा सके। लियोन बताता है कि बैंडिट्स का ट्रैक अचानक गायब हो गया था और वो मानता है कि जंगल के ओजर के रूप में उसकी प्रेजेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। बैक्स्टर पूछता है कि क्या उसने ये सब सिर्फ विलेज की रेपुटेशन के लिए किया, लेकिन लियोन कहता है नहीं। लियोन असली खतरे का खुलासा करता है। उरुक्स हाल ही में अजीब तरह से एक्ट कर रहे हैं, मॉन्स्टर्स को टेम कर रहे हैं और यहां तक कि जंगल के टेरेन को भी बदल रहे हैं। वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद मदद के लिए पुकार रहा है। लियोन ऑप्टिमिस्टिक लगने की कोशिश करता है, कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अचानक रुक जाता है। फिर वो आगे इशारा करता है और उनके डेस्टिनेशन लीडन शहर के आने की अनाउंसमेंट करता है। लियोन कैरावैन के साथ लीडन शहर के एंट्रेंस पर पहुंचता है, जहां बैक्स्टर उसे अलविदा कहता है। मर्चेंट उम्मीद जताता है कि लियोन की अपने विलेज से बाहर ट्रैवल करने की इच्छा एक दिन जरूर पूरी होगी। मर्चेंट उसे नून सर्कस ट्रूप नामक एक ट्रैवलिंग सर्कस ट्रूप में शामिल होने का सुझाव देता है, जो दुनिया घूमने और पैसे कमाने के तरीके के रूप में डिफरेंट रेसेस के मेंबर्स को एक्सेप्ट करती है। लियोन कैरावैन को अलविदा कहता है जैसे ही वो शहर में एंटर करता है। जैसे ही वे चले जाते हैं, लियोन का एक्सप्रेशन सीरियस और वरीड हो जाता है। वो जंगल की ओर वापस मुड़ता है, उम्मीद करता है कि उसकी एब्सेंस में विलेज में कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। फिर वो तेजी से विलेज की दिशा में बढ़ता है। सीन 8 इयर्स पहले फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम किसी को लियोन से बात करते हुए देखते हैं जो सिर्फ 5 इयर्स का था। फेरन उसे चिढ़ाता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है। लियोन की मां मांस तैयार करने में मेहनत कर रही थी। बंदे का टोन उदास हो जाता है और वो लियोन को बताता है कि उसे देखकर उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसने अपना परिवार, घर और सब कुछ खो दिया था। बंदा लियोन को बताता है कि उसे यकीन है कि पेरोन विलेज ही एकमात्र ऐसी जगह थी जो उसे और उसकी मां को एक्सेप्ट कर सकती थी, क्योंकि इसके सभी निवासियों ने एक ही तरह का दर्द और पीड़ा झेली थी। हम प्रेजेंट में लौटते हैं, जहां लियोन वापस अपने विलेज की ओर भाग रहा है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है जब वो विलेज की दिशा से धुआं उठता हुआ देखता है। उस पर पैनिक छा जाता है और वो पूरी स्पीड से अपनी मां को पुकारते हुए भागने लगता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, वो देखता है कि विलेज का बैरियर आग की लपटों में है। उसे एक टेम्पररी रिलीफ महसूस होता है कि आग अभी तक उसके घर तक नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे ही वो जलते हुए जंगल में एंटर करता है, उसे एहसास होता है कि आग की स्मेल नेचुरल नहीं है और किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। लियोन सोचता है कि ये किसने और क्यों किया होगा और उसे एहसास होता है कि उसे जल्द से जल्द लौटना होगा। रास्ते में उसे मिस्टर नील्सन मिलते हैं, वो बंदा जो उसकी मेमोरी में लियोन से बात कर रहा था, बुरी तरह से घायल और तीरों से छलनी। नील्सन मरते मरते लियोन को एक आखिरी चेतावनी देता है। वो लियोन से कहता है कि जब वो विलेज लौटे तो चाहे वो वहां कुछ भी देखे, उसे अपना कंपोजर और दिमाग बनाए रखना होगा। नील्सन की मौत के बाद
लियोन दुख और डिटर्मिनेशन के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। लियोन को नील्सन के आखिरी शब्द याद आते हैं जब वो आखिरकार विलेज के गेट्स पर पहुंचता है। वहां वो एक भयानक सीन देखता है जहां ऑर्गेनाइज्ड सोल्जर्स बैरियर्स पर खड़े होकर नीचे मॉन्स्टर्स पर तीर चला रहे थे। लियोन ये देखकर चौंक गया कि हमला मॉन्स्टर्स का नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का था। वॉल्स पर कमांडर केन सभी को फायर करने के लिए तैयार होने का आदेश देता है। केन अपनी कंफ्यूजन जाहिर करता है कि कैसे कुछ उरुक बैंडिट्स इतनी जल्दी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी में बदल गए। अचानक उसका एक आदमी उसका नाम चिल्लाता है और अटैकिंग फोर्स के पीछे किसी चीज की ओर डर से इशारा करता है। आर्मी के पीछे एक विशाल डरावना क्रीचर लाल चमकती आंखों के साथ अपीयर होता है जो एक विशाल भेड़िए जैसे बीस्ट वॉर्ग पर सवार था। केन लीडर को वेस्टलैंड्स का एक उरुक के रूप में पहचानता है जो सिर्फ ट्रूवेनिया के बैटलफील्ड पर देखा जाता था। अचानक एक तीर चलाया जाता है और एक डिफेंडर को लगता है जो दर्द से चिल्लाता है। केन अपने आदमियों को बताता है कि यह सिर्फ एक रैंडम उरुक अटैक नहीं है, तीर एक मैसेज लेकर आया था और उरुक कमांडर ने तुरंत कुछ भेजने का आदेश दिया और ऐसा लग रहा था कि उसका मैसेज विलेज के छोटे ओगियर के लिए था। नीचे हमला जारी था तो केन ने अपनी ट्रूप्स को तीरों की बौछार करने का आदेश दिया। उरुक कमांडर का डेप्यूटी लड़ाई को तिरस्कार से देखता है, कमेंट करता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि विलेजर्स इतनी बहादुरी से लड़ेंगे, लेकिन उसी पल एक तीर उसे लगता है और वो मरकर जमीन पर गिर जाता है। विशाल कमांडर अपने बीस्ट से उतरता है और इंसानों को तिरस्कार से देखता है। मॉन्स्टर कमांडर अपने फॉलोअर्स को आदेश देता है और वे ह्यूमन प्रिजनर्स का एक ग्रुप ले आते हैं। कैन तीरों की एक और बौछार का आदेश देने की तैयारी करता है, लेकिन उसका एक आदमी अचानक उसे रोक देता है और उसे देखने के लिए कहता है। डिफेंडर्स देखते हैं कि जिन स्काउट्स को उन्होंने पहले भेजा था, जिनमें डेरिल भी शामिल था, उन्हें दुश्मन ले जा रहे थे। केन सभी को हमला रोकने के लिए चिल्लाता है। उसे एहसास हो गया था कि दुश्मन उनके साथियों को ह्यूमन शील्ड्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। केन अपने बेटे डेरिल को हॉस्टेजेस के बीच देखता है और निराश होकर गिर जाता है। केन का एक आदमी उसे चेतावनी देता है कि हमलावर बैरियर गेट की ओर बढ़ रहे हैं और उसे जल्दी फैसला करने का आग्रह करता है। नीचे एक फील्ड कमांडर अपने आदमियों को अपने शरीर से रास्ता रोकने का आदेश देता है, ये जानते हुए कि गेट का गिरना पूरे विलेज की तबाही का मतलब है। इस बीच कुछ विलेजर्स एक बिल्डिंग में छिपे हुए थे। उनमें से एक डर के मारे सोचता है कि वे गेट्स को मजबूत करने में मदद करने के बजाय क्यों छिपे हुए हैं, लेकिन एक दूसरा वॉरियर उन्हें चुप करा देता है, ये बताते हुए कि हमलावर जरूर किसी स्पेसिफिक चीज के पीछे हैं। बाहर उरुक से एक विशाल लकड़ी का लट्ठा ले आते हैं और मेन गेट पर वार करना शुरू कर देते हैं। वॉल्स के बाहर उरुक कमांडर किसी से बात कर रहा था। दूसरा व्यक्ति लड़ाई की प्रोग्रेस से इंप्रेस्ड था। वॉल पर केन का एक आदमी उसे सिचुएशन को बचाने के लिए जल्दी फैसला करने का आग्रह कर रहा था। केन एक कड़वे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में था, जबकि उसका बेटा डीरिल हॉस्टेजेस के बीच से उसे एक धीमी आवाज में फादर कहकर पुकारता है। एक वॉरियर आगे बढ़ता है और केन से कहता है कि उन्होंने अपना मन बना लिया है, पर वो उसकी हेजिटेशन समझता है क्योंकि हॉस्टेज उसका बेटा था, लेकिन उसे बचाने का कोई और तरीका नहीं था। केन तीर चलाने का आदेश नहीं दे पाता। वॉरियर उससे माफी मांगता है और एक दूसरा डिफेंडर इनिशिएटिव लेता है और आर्चर्स को शूट करने के लिए तैयार होने का आदेश देता है। अचानक कोई पेड़ों से इनक्रेडिबल स्पीड से कूदता है और उरुक आर्मी के बीच एक जोरदार इंपैक्ट के साथ लैंड करता है। उरुक कमांडर उसका स्वागत करता है, कहता है कि छोटा ओगियर आखिरकार आ ही गया। उसके लैंडिंग के झटके से मॉन्स्टर्स चारों दिशाओं में उड़ जाते हैं, जिससे वॉल पर डिफेंडर्स के बीच केओस और हैरानी फैल जाती है। केन कंफ्यूजन में सोचता है कि क्या ये वाकई लियोन है। उरुक कमांडर फिर से अपने छिपे हुए एलाई से बात करता है। उसे बताता है कि शिकार ने प्लान के मुताबिक बेट ले लिया है और उससे पूछता है कि वो अब क्या करेगा। बैटलफील्ड के बीच में लियोन एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मार गिरा रहा था। लियोन डेरिल को देखता है जो घायल और जमीन पर पड़ा था और जिसने मुश्किल से उसे पुकारा था। लियोन उसकी ओर भागता है, हैरानी से चिल्लाता है, डेरिल ब्रदर! लियोन गुस्से में आ जाता है और रैम्पेज करने लगता है। उरुक कमांडर उसे दूर से संबोधित करता है। एक रेयर हाइब्रिड, एक हाफ ओगर को ऐसी रिमोट जगह पर पाकर अपनी हैरानी जाहिर करता है। वो फिर उससे ताना मारते हुए पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा है कि अब तक उसे मारने कोई क्यों नहीं आया। सीन टाइम में पीछे जाता है, इस उरुक की आइडेंटिटी का खुलासा करता है। वो ट्रूवेनिया के वेस्टलैंड्स के उरुक्स में से एक था जो रेसिस के बीच एक बड़ी वॉर का अरीना रहा था। वे वॉर मर्सनरीज थे जिन्होंने वहां अपना नाम बनाया था। वे इंसानों और उरुक्स के हाइब्रिड थे जिन्होंने दोनों रेसिस की स्ट्रेंथ्स विरासत में पाई थीं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी क्योंकि उन्हें केवल एक खोई हुई मिस्टिकल मेथड से ही बनाया जा सकता था। जब वॉर खत्म हो गई और वे बिना पैसों के रह गए
तो उन्होंने हर तरह के डेंजरस हंटिंग मिशंस एक्सेप्ट करके अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक थका देने वाली लड़ाई के बाद उनमें से सिर्फ एक ही बचा। इस तरह उरुक नाम, जो कभी एक पूरी रेस को रिफर करता था, एक अकेले इंडिविजुअल का नाम बन गया। अगले सालों में इस अकेले सर्वाइवर ने आनिया किंगडम के एक रिमोट फॉरेस्ट पर नजर रखी। वो अपने लोगों के दुश्मन से बदला लेने के पल का सब्र से इंतजार करता रहा। उस दुश्मन की औलाद पर नजर रखते हुए उरुक कमांडर अपनी आर्मी को लियोन को कोई चांस न देने का आदेश देता है। उन्हें एक साथ उस पर हमला करने के लिए कहता है। इन तैयारियों के बावजूद उरुक आर्मी अकेले लियोन की पावर के सामने पीछे हट रही थी। उरुक लीडर्स में से एक कंफ्यूजन में सोचता है कि एक अकेला ओजार उन्हें इस तरह कैसे रोक सकता है। विलेज की वॉल्स पर डिफेंडर्स नोटिस करते हैं कि उरुक्स ने विलेज की ओर बढ़ना रोक दिया है और अपना सारा ध्यान लियोन पर लगा दिया है। उनके बीच एंग्जाइटी फैल जाती है। वे सोचते हैं कि क्या लियोन इस भीड़ का अकेले सामना कर पाएगा। केन लियोन को लड़ते हुए देखता है। तभी लियोन एक अटैक से हिट होता है जिससे उसका पैर फंस जाता है। उरुक कमांडर खुद लियोन के खिलाफ एक फियर्स बैटल में उतरता है। दोनों ब्रूटल ब्लोज एक्सचेंज करते हैं और उरुक कमांडर बुरी तरह से घायल हो जाता है। लियोन एक फिनिशिंग ब्लो देने और उसे जमीन पर गिराने में कामयाब रहता है। घायल उरुक कमांडर को लगता है कि उसके लिम्स का सैक्रिफाइस इसके लायक था। हांफते हुए वो ऐलान करता है कि वक्त आ गया है। वो बेहोश लियोन को संबोधित करता है। कहता है कि जब उसका असली सेल्फ, जो लंबे समय से दबा हुआ है, जागेगा तो वो जिन लोगों की परवाह करता है वे सब गायब हो जाएंगे। लियोन एक रैम्पेजिंग बीस्ट बन जाएगा जो अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो पूरी तरह से अकेला रह जाएगा। अपने आखिरी शब्द बोलने के बाद उरुक कमांडर अपनी इंजरी से गिर जाता है, जबकि लियोन की बॉडी एक ज्यादा बीस्टियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अपने लीडर को गिरते देख बचे हुए उरुक सोल्जर्स में से एक सभी को पीछे हटने और कवर लेने का आदेश देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद केन और उसके आदमी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए वॉल से नीचे उतरते हैं। उन्हें लियोन बेहोश लेकिन अभी भी जिंदा मिलता है, जिससे केन हैरान रह जाता है। केन का एक आदमी कमेंट करता है कि केन ने खुद देखा था कि लियोन ने अपने शरीर पर अनगिनत अटैक्स कैसे झेले थे और जितनी देर में वे नीचे आए वो रिमार्केबली रिकवर हो गया था। केन सोचता है कि क्या लियोन उठ पाएगा, खासकर जब उरुक के वेपन्स में एक न्यूरोटॉक्सिन था जो एक ट्रोल को गिरा सकता था। वे मॉन्स्टर कमांडर की आवाज से इंटरप्ट होते हैं, जो पूछता है कि वे मॉन्स्टर को जगाने की जहमत क्यों उठा रहे हैं। वे उरुक कमांडर को अभी भी जिंदा देखकर हैरान थे। उरुक कमांडर उन्हें यकीन दिलाता है कि चिंता न करें क्योंकि उसे मौत नजदीक महसूस हो रही है। केन अपना इंटरोगेशन शुरू करता है। केन कहता है कि उरुक ही वो था जिसने इन सभी बैंडिट्स को गैदर किया था। फिर उसने भेजे गए मैसेज की ओर इशारा किया, ये कंक्लूजन निकालते हुए कि ये उरुक लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था, जिसका मतलब था कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए था जो इसे पढ़ सकता था, और वो व्यक्ति लियोन ही रहा होगा। केन आगे बताता है कि लियोन ने अपनी पूरी जिंदगी ये जंगल नहीं छोड़ा, इसलिए ये इम्पॉसिबल था कि वो वेस्टलैंड्स गया हो और उनके साथ कोई ग्रज पैदा की हो। फिर वो उससे सीधे लियोन के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है और वो उसे स्पेसिफिकली क्यों टारगेट कर रहा था। उरुक कमांडर हंसता है, कहता है कि वो पहले से ही देख सकता है कि वे अब से ओजर के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, और चूंकि उसका बदला जल्दी पूरा हो गया है, वो बिना किसी अफसोस के उनके सवालों का जवाब देगा। उरुक कमांडर सच का खुलासा करना शुरू करता है। वो कहता है कि उनका ये मानना कि उन्होंने हाफ ओगर को सफलतापूर्वक छिपाया और बचाया है एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो बताता है कि जब वे अपने विशाल बैरियर के पीछे छिपे हुए थे, तब सेंट्रल कॉन्टिनेंट का बुचर लियोन का पिता फिर से रीअपियर होने लगा था, और एविडेंस से पता चला कि इन सब के पीछे एक ब्लू ड्रैगन था। इस खबर ने उस समय एक बड़ा शॉक पैदा किया था। उरुक आगे बताता है कि वे ओजर्स के नेचर से जरूर वाकिफ होंगे। एक फुल ग्रोन ओगर मौत तक रेजिस्ट करता है और सबमिट करने से इनकार करता है, लेकिन इस लेजेंडरी मॉन्स्टर ने, जो एक पूरी तरह से डिफरेंट क्लास का था, सबमिट करना चुना। उसने बताया कि उसका ऑब्सेशन यहीं से शुरू हुआ, ये सोचते हुए कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जो इस क्रीचर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। फिर उसने खुलासा किया कि उसे एहसास हुआ कि पूरा मामला एक ह्यूमन वुमन की वजह से शुरू हुआ था, जिससे केन चौंक गया, जिसने पूछा कि उसे कैसे पता चला। उरुक जवाब देता है कि उसने लियोन पर खून की स्मेल महसूस की थी, वही सेंट जो उसकी मेमोरी में बुचर के खून की थी। उसके बाद उरुक ने अपने असली प्लान का खुलासा किया। उसने सख्त आदेश दिए थे कि कोई भी हाइब्रिड को टारगेट नहीं करेगा। इसे हासिल करने के लिए उसने उरुक्स को गैदर किया और उन्हें जंगल में तैनात कर दिया ताकि उसे परेशान किया जा सके। यहां तक कि एक परफेक्ट लैब्रिंथ भी बनाया ताकि कोई अजनबी अंदर आने की हिम्मत न करे। वो अपनी सार्काज़म खत्म करते हुए कहता है
कि आखिर में उन्होंने कुछ भी डिस्कवर नहीं किया और उन्होंने जो कुछ भी किया वो हाफ हाइब्रिड को छिपाना था, जब तक कि वो इस मॉन्स्टर में बड़ा नहीं हो गया। फिर वो अपने आखिरी पलों में सोचता है कि क्या वो वाकई अपने लोगों के लिए बदला लेने की परवाह करता था या वो सिर्फ लियोन को अपनी तरह एक आउटकास्ट बनाना चाहता था। इन शब्दों के बाद उसने अपनी आखिरी सांस ली। कहीं और विलेज के एल्डर्स डिस्कशन कर रहे थे। उनमें से एक ने राय दी कि लियोन की मां ने उसे अच्छी तरह से पाला है, लेकिन उसका असली नेचर कुछ ऐसा है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने सवाल किया कि क्या वे लियोन को कंट्रोल कर पाएंगे अगर वो ज्यादा ओजर जैसा हो गया। दूसरे ने बताया कि डिसिप्लिन्ड उरुक आर्मी अकेले उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी और वे उसकी वजह से बच गए। अगर कुछ गलत हो गया और वो उन पर हमला कर दे तो पूरा विलेज खतरे में पड़ जाएगा। विलेज चीफ चिल्लाया, उन्हें ये बात बंद करने के लिए कहा, लेकिन केन, जो अभी भी डेरिल के खोने का शोक मना रहा था, जोर देकर कहता है कि वो विलेज को प्रोटेक्ट करने में भी फेल नहीं हो सकता। उसने मांग की कि चीफ दूसरे मेजर्स ले अगर वो लियोन से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं है, ये चेतावनी देते हुए कि ड्रैगन हंटर्स जल्द ही उसे ढूंढते हुए विलेज आएंगे। चीफ केन को शांत करने की कोशिश करता है, ये मानते हुए कि डेरिल के साथ जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसे याद दिलाया कि लियोन सिर्फ 13 इयर्स का था। केन एजिटेटेड हो जाता है, कहता है कि उसका मतलब था कि उन्हें बहुत देर होने से पहले एक्ट करना होगा। चीफ ने उसे बीच में ही काट दिया और उसे रुकने का आदेश दिया। उसी पल लियोन पहले ही जाग चुका था और सब कुछ सुन चुका था। उसने मन ही मन सोचा, क्या एल्डर्स मेरी वजह से लड़ने लगे हैं क्योंकि मैं रैम्पेज पर चला गया था। एल्डर्स हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि वो जाग रहा है। विलेज चीफ लियोन के साथ चल रहा था, उसे यकीन दिला रहा था कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो जल्द ही बेहतर हो जाएगा। चीफ ने उसे कुछ एंटीडोट हर्ब्स दिए और उसे घर लौटने पर उन्हें तैयार करके हर मील के साथ पीने का आदेश दिया। लियोन ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वो अपनी मां को इन्फॉर्म कर देगा। लियोन ने कहा कि उसे अब जाना होगा क्योंकि उसकी मां उसका इंतजार कर रही है। लियोन चांदनी रात में अपने घर वापस कूद गया। जल्दी पहुंचकर जहां उसने अपनी मां को बाहर उसका इंतजार करते पाया, वो लैंड किया और उसे पुकारा। फिर उसकी ओर दौड़ा, उसे चेतावनी दी कि फेंस के पास रहना खतरनाक है। उसकी मां ने उसे रुकने और शांत होने के लिए कहा। उसने उसे बताया कि वो ठीक है और वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। उसने उसे संबोधित करते हुए कहा कि उसने सुना है कि उसने विलेज में हुए केओस में खुद इंटरवीन किया था, जबकि उसने उसे ऐसा करने से मना किया था। उसने बताया कि उन्होंने उसे बताया था कि नीलसन आउटर फेंस पर मर गया था और उससे पूछा कि क्या इसी वजह से उसने कंट्रोल खो दिया था। लियोन को नीलसन के वो दयालु शब्द याद आ गए जो उसने बचपन में उससे कहे थे और कैसे वो चाहता था कि उसका एक बेटा उसके जैसा हो। लियोन ने अपनी मां से उसे चिंता में डालने के लिए माफी मांगी और स्वीकार किया कि वो नीलसन को इस तरह मरते हुए नहीं देख सका। लियोन ने सोचा कि क्या नीलसन इस बात से डर रहा था कि उसे वहां क्या सामना करना पड़ सकता है या क्या सच उसे पता चल सकते हैं। फिर उसने अपनी मां को देखा और सीधे उससे पूछा, क्या ये फेरोसिटी जो उसने दिखाई उसके पिता से विरासत में मिली है। उसकी मां ने उसे रुकने के लिए कहा और उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए जब उसने उससे माफी मांगी और कहा कि वो जवाब नहीं दे सकती। लियोन चिल्लाया, उसे पुकारते हुए जब वो उससे दूर चली गई, अपनी माफी दोहराते हुए जब तक कि उसने उसे पकड़ नहीं लिया और उसे गले लगा लिया। कहीं और सारिन के किंगडम में बैरन फेल्स की लैंड्स के भीतर बैरन अपने एक नाइट हरमन के साथ गुस्से में बात कर रहा था। वो ड्रैगन हंट की खबर के ब्रीच होने की शिकायत कर रहा था, इसे नॉनसेंस और एफर्ट की बर्बादी बता रहा था। उसने उनकी ट्रेडिशंस और डिजायर्स की बातों का मजाक उड़ाया, ये मानते हुए कि वे प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। बैरन ने अपने नाइट हरमन को बताया, जिसे उसने अपना प्रैक्टिकल नाइट बताया कि वो उसके बिना मुश्किल में पड़ जाता। हरमन ने उसे यकीन दिलाया और बताया कि उसने ये श्योर किया है कि मदरलैंड से कंप्लेंट की कोई गुंजाइश न हो। हरमन ने आगे कहा कि जैसा कि बैरन ने प्रिडिक्ट किया था, इस ड्रैगन हंटिंग मिशन में अनयूजुअल रूप से कई अजीब चीजें थीं। उसने अपने मास्टर की शार्प इंसाइट की तारीफ की, ये खुलासा करते हुए कि इन्वेस्टिगेशन ने एक हाइब्रिड क्रीचर हाफ ओगर एंड हाफ ह्यूमन के जन्म का खुलासा किया है। बैरन खुश हो गया, ये ऐलान करते हुए कि प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी से उसका यही मतलब था और यह हंट डिसअपॉइंटिंग नहीं होगी। बैरन ने अपने नाइट हरमन को एक पल इंतजार करने का आदेश देने के बाद हरमन ने उसे ठंडी नजरों से देखा, मन ही मन सोचते हुए कि वो दिन दूर नहीं जब बैरन का सिर उसके कलेक्शन में शामिल होगा। कहीं और लीडन शहर में कोई टीलॉक नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहा था। मर्सनरी ने एक मास्क्ड आदमी को रोका, ताना मारते हुए पूछा कि क्या ऑनरेबल नाइट सोचते हैं कि एक मर्सनरी से डील करना आसान है।
मर्सनरी ने 3 लोगों को उनका पीछा करते हुए नोटिस किया। टिलॉक ने मास्क्ड आदमी से शिकायत की कि यह सिचुएशन उस वादे से अलग थी जो उससे किया गया था। मास्क्ड आदमी ने टाइलॉक को तीखेपन से जवाब दिया, उसे चेतावनी दी कि उसकी इंसुलेंस हद पार कर गई है और उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। टिलॉक ने जवाब दिया कि चूंकि वे पहले से ही यहां हैं, क्या वे परस्यूअर्स को हैंडल कर सकते हैं अगर चीजें गलत हो जाती हैं। जंगल में एक ओजार का सामना करने की उनकी एबिलिटी पर अपना डाउट जाहिर करते हुए मास्क्ड आदमी ने एक ही शब्द बुदबुदाया, प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी। इस बीच लियोन जंगल में अकेला था। उसे एहसास हुआ कि यह हाथ पर हाथ धरे खड़े रहने का समय नहीं है और उसे अंधेरा होने से पहले हंट करने की जरूरत है। चूंकि वो कुछ समय के लिए विलेज वापस नहीं जा सकता था, उसे अपना ख्याल खुद रखना था। लियोन निकल पड़ा और एक जंगली सुअर का शिकार करने लगा, एक ऐसी स्किल के साथ जो वो नहीं जानता था कि उसके पास है। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां ने उसे एक इंसान के रूप में पालने के लिए उसे ये सिखाने से परहेज किया होगा। सुअर को मारकर जमीन पर गिराने के बाद लियोन ने सोचा कि शायद अपने पिता के खून की वजह से वो हल्के से मूव कर सकता है और जानवरों के नेचर को समझ सकता है। वो सोच रहा था कि क्या उसकी मां उसके अंदर अपने पिता की इमेज दिखने से डरती है। फिर उनके जंगल में वापस मास्क्ड आदमी और उसके साथी अपने रास्ते पर थे। टिलॉक अभी भी शिकायत कर रहा था, जंगल को एक लेबिरिंथ बता रहा था जहां आर्म्ड गॉब्लिन्स और ट्रेन्ड ट्रोल्स उन पर हमला कर रहे थे। मास्क्ड आदमी एक ट्रेन्ड ट्रोल के आइडिया से हैरान था, तो टिलॉक ने ताना मारते हुए उससे पूछा कि क्या वो ऐसी रिमोट जगह पर एक रेस वॉर में विश्वास करता है। टिलॉक ने बताया कि इन रिमोट एरियाज में भी मर्चेंट गिल्ड से जुड़े विलेजेस हैं, लेकिन हाल ही में आसपास के ऑर्क्स के साथ एक बड़ा कमोशन हुआ है और इंस्टिगेटर कोई और नहीं बल्कि ट्रुविनिया का उरुक था। मास्क्ड आदमी ने नाम पहचान लिया, ये नोट करते हुए कि वो रेस वॉर के दौरान एक लीडिंग फिगर था। टाइलॉक ने कमेंट किया कि उसका यहां तक आना अजीब है। फिर मास्क्ड आदमी से एक चालाक मुस्कान के साथ उसकी राय पूछी। मास्क्ड आदमी ने उससे कहा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसे हैरान कर देंगी और उसे जल्दी करने का आग्रह किया क्योंकि वे पहुंचने वाले थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, मास्क्ड आदमी के साथियों ने एक गॉब्लिन पर एम्बुश किया और उससे पूछताछ की, लेकिन गॉब्लिन जोर देकर कहता रहा कि वो जो कुछ भी जानता था वो उन्हें पहले ही बता चुका है। मास्क्ड आदमी का साथी सोच रहा था कि चूंकि उरुक मर चुका है, उसे एहसास हुआ कि हरमन का जजमेंट सही था। उसने अपने साथी से कहा कि हरमन कॉन्केड मर्सनरी टाइलॉक का पीछा दूसरी जगह पर करेगा जो शिकार से जुड़ा हुआ लगता है। लीडर ने अंदाजा लगाया कि हरमन को जरूर वहां कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग मिला होगा। फिर उसने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मूव करने का आदेश दिया और वे लियोनिया के घर के पास पहुंचने लगे। अंदर लियोनिया कुछ घर का काम कर रही थी, लेकिन उसे एक फ्लैशबैक आया जब लियोन ने उससे अपने पिता के बारे में पूछा था। अचानक लियोनिया को लगा कि कोई बाहर से घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद टिलॉक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया, चिल्लाते हुए कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन उसे पाकर वो हैरान रह गया। उसने ताना मारते हुए इंट्रूजन के लिए माफी मांगी, ये दावा करते हुए कि उसे इनकॉम्परेबल ब्यूटी की नोबल लेडी की प्रेजेंस का एहसास नहीं हुआ था। लियोनिया ने उसे शांति से संबोधित किया, ये बताते हुए कि वो फिर से उससे मिलने आया है। उसने उससे कहा कि यहां से अब कुछ भी हासिल नहीं होगा। टिलॉक ने उसके शब्दों का मजाक उड़ाया, सिचुएशन को एक प्लेजेंट इनकाउंटर बताया और उसकी इंसल्ट की। फिर उसने ऑफिशियली एक कॉन्केड वॉरियर टाइलॉक ऑफ लेदन के रूप में अनाउंस किया कि अब वो आर्केडियन एम्पायर की प्रिंसेस बेनेलोट से मुलाकात करेगा। मास्क्ड आदमी हरमन रूम में अपीयर हुआ। हरमन ने उसे ऐसी हम्बल जगह पर पाकर अपनी हैरानी जाहिर की। हरमन आगे बढ़ा, खुद को स्वरिन का एक नाइट के रूप में इंट्रोड्यूस किया और उससे अपनी होमलैंड वापस लौटने के लिए कहा। लियोनिया ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि सच इस रिमोट जगह तक कैसे पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हरमन ने जवाब दिया कि उसे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन बेनेलोट ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, जिसका मतलब था कि हर हाइनेस किसी भी समय लौट सकती थी। हरमन ने उससे पूछा कि क्या वो अपनी करंट सिचुएशन को अनएक्सेप्टेबल मानती है। फिर उसने उसे यकीन दिलाया, ये कहते हुए कि वो अपनी चिंताएं एक तरफ रख सकती है, क्योंकि वो ही था जो उस गंदे खून को मिटा देगा। बाहर मास्क्ड आदमी अपने आदमियों के साथ अपने प्लान पर डिस्कस कर रहा था। उसने बताया कि टारगेट लियोन यहां रेगुलरली रहता है और हालांकि वो एक हाइब्रिड है, उसका बिहेवियर पैटर्न एक ओगर से अलग नहीं है। उसने आगे कहा कि उसने सुना है कि लायन कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन आखिर में एक ओगर ही रहता है। उसने इस पर अपनी राहत जाहिर की क्योंकि उसे डर था कि वो बहुत ज्यादा ह्यूमन होगा, ये बताते हुए कि वो अभी भी जवान है, लगभग 13 इयर्स का। उसने उन्हें ओजर हंटिंग फॉर्मेशन तैयार करने और मास्टर हरमन से मिलने से पहले
कुछ रिजल्ट्स हासिल करने का आदेश दिया। इस बीच लियोन अपने पकड़े हुए सुअर के साथ लौट रहा था। उसने सोचा कि देर हो गई है और नोटिस किया कि मांस की स्मेल ज्यादा ही खराब है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि उसकी मां को स्मेल से नफरत है। उसने आंट बेन से उस पर बहुत सारे मसाले डालने के लिए कहने का फैसला किया। फिर वो चिंतित हो गया क्योंकि उसने सोचा कि उसकी मां का चेहरा हाल ही में बहुत उदास हो गया है और वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही है। लियोन अपने घर वापस चल रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसकी मां जल्द ही बेहतर महसूस करेगी। अचानक उसकी आंखें अलार्म में चौड़ी हो गईं और इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, उस पर कई हमलावरों ने एम्बुश कर दिया। वो घायल हो गया लेकिन जोरदार तरीके से लड़ा, कंफ्यूजन में इस हमले के कारण और सोर्स के बारे में सोचते हुए। उसे एहसास हुआ कि उसने हमले से ठीक पहले उनकी प्रेजेंस को स्मेल या सेंस नहीं किया था और कंक्लूड किया कि ये निश्चित रूप से एक ऑर्गेनाइज्ड हंट थी। वो वारों से बचता रहा, लेकिन वो फिर से एक गहरे घाव से घायल हो गया जब मास्क्ड आदमियों में से एक ने उसे पीछे से मारा। लियोन दर्द से अपने घुटनों पर गिर गया और सोच रहा था क्यों। उसने सोचा कि इतने समय से वो पूरी शांति से छिप कर रह रहा था, तो वे फिर से उसका पीछा क्यों कर रहे थे। उसे लगा कि ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है। जैसे ही हमलावरों में से एक ने फाइनल ब्लो देने के लिए अपनी तलवार उठाई, लियोन की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी। उसने अब और गिव अप न करने का फैसला किया। इस बीच घर के अंदर टाइलॉक हरमन का मजाक उड़ा रहा था। उसे प्रिडिक्टेबल पर्सन बता रहा था जो एक नोवो री नोबलमैन की सेवा करते करते थक गया था, जिसने अपनी पोजीशन खरीदी थी। टिलॉक ने अपनी इंसल्ट्स जारी रखी, ये मानते हुए कि उसके जैसे सभी नोबल्स पैथेटिक थे। हरमन ने मन ही मन सोचा, ये कहते हुए कि वे जैसा चाहें बहस कर सकते हैं, लेकिन चीजें उनके तरीके से नहीं होंगी। लियोनिया ने उनसे कहा कि जो आखिर में खून बहाएगा वो विजिटर होगा। अचानक हरमन ने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा और उसी पल लियोन जोर से रूम में घुस गया। हरमन को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे छूने से पहले ही रुक गया। हरमन ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार उस पर तान दी। लियोन ने हरमन के तेज तलवार के वार को स्किलफुली पैरी किया। हरमन ने लायन के मूवमेंट के लिए अपनी एडमिरेशन जाहिर की, सोचते हुए कि उसने ऐसी एजिलिटी कहां से सीखी। उनके क्लैश से एक पावरफुल एनर्जी का सर्ज हुआ जिसने टिलॉक को स्टंड कर दिया। टिलॉक ने मन ही मन सोचा कि हरमन की ऑडेसिटी नॉर्मल से परे थी। लियोन भी इस जगह पर एक सोर्ड मास्टर को पाकर हैरान था। हरमन अपनी चमकती हुई तलवार के साथ खड़ा था, जबकि वो अपनी मां को पकड़े हुए था। उसे हरमन के अटैक से बचा रहा था। लियोनिया ने चिंता में उसका नाम पुकारा। लियोनिया ने लियोन को शांत होने के लिए कहा, उसे यकीन दिलाया कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और उसे छिपने और वहां से तुरंत निकल जाने का आग्रह किया। लेकिन हरमन ने अपनी तलवार की एनर्जी का एक पावरफुल ब्लो लियोन की ओर दिया, जो दर्द से चिल्लाया। हरमन ने अनाउंस किया कि अगले राउंड में कोई मर्सी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले वो उसके मुंह से निकलने वाले किसी भी आखिरी एक्सक्यूजेस को सुनेगा। सीन कुछ पलों के लिए पेरन फॉरेस्ट में फ्लैशबैक करता है, जहां मास्क्ड आदमी का साथी हाँफ रहा था। उसने कहा कि वो सिर्फ एक छोटा बीस्ट था, उसे कभी भी जवानों को मारने में मजा नहीं आया। आदमी ने नोटिस किया कि लायन का साइज एक फुल ग्रोन ओगर से थोड़ा छोटा था। आदमी ने लियोन से कहा कि रेजिस्टेंस पॉइंटलेस है। एक पल में लियोन इनक्रेडिबल स्पीड से मूव किया और आदमी के अटैक से बच गया, जो उसके मूवमेंट से चौंक गया था। लियोन ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया और आदमी को बुरी तरह से घायल कर दिया। उसका साथी उसे हैरानी से देखता रहा, सोचते हुए कि लियोन ने उसके मूवमेंट्स को इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे प्रिडिक्ट कर लिया। और घायल हमलावर ने सोचा कि क्या यह पॉसिबल है, भले ही वो एक ट्रेंड क्रीचर हो। एक और आदमी ने गुस्से में सोचा कि क्या पॉइजनस ड्रग ने ठीक से काम नहीं किया था और लियोन को पूरी तरह से रिकवर होने से पहले जल्दी से खत्म करने का फैसला किया। लेकिन लायन ने शांति से उसका सामना किया, यह खुलासा करते हुए कि वो जानता था कि उन्होंने उस पर जो नीडल्स फेंकी थीं वो पॉइजन्ड थीं। आदमी लायन की इंटेलिजेंस और सिचुएशन को समझने की उसकी एबिलिटी से चौंक गया था, यहां तक कि जंगल की गूंज को महसूस कर रहा था। लायन ने उनसे पूछा कि उसने उनका क्या नुकसान किया है और क्या इस तरह पैदा होना एक पाप है जिसके लिए उसे स्वेच्छा से मौत स्वीकार करनी पड़े। फिर उसने सवाल उन पर पलट दिया, सोचते हुए कि क्या अब तक उन्होंने जिन बीस्ट का सामना किया है वे उनके लिए स्वेच्छा से मर गए थे और फिर उन पर हमला कर दिया। हमलावरों को एहसास हुआ कि लायन अपने शरीर में फैले पॉइजन को एक हेलुसिनोजेनिक वेपर के रूप में उत्सर्जित कर रहा है और उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इस पल रोल्स रिवर्स हो गए थे और वे शिकार बन गए थे। लियोन उनके बीच बिजली की स्पीड से मूव कर रहा था। आदमी डर गया था क्योंकि उसने उसका एक बाल भी नहीं छुआ था। ये महसूस करते हुए कि उनकी सेंट को छिपाने वाला धुआं साफ हो गया है, वो पैनिक हो गया। लियोन ने मन ही मन सोचा
क्या वो एक बीस्ट है या एक ह्यूमन, और क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? फिर उसने सोचा कि उसे जीने के लिए कौन सा फॉर्म लेना चाहिए। इस बीच हरमन सोच रहा था कि क्या वक्त हो गया है, लेकिन उसने फैसला किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बाद में खुद अपने डिसाइपल्स से पूछताछ करेगा। अपनी ओर से हरमन ने लायन को संबोधित किया, ये कहते हुए कि वो बस एक पल के लिए एक बीस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में क्यूरियस था। फिर ठंडेपन से उसे ये श्योर करने का आदेश दिया कि वो अपनी मां के सामने साफ साफ मरे। हरमन ने हमला किया, लेकिन लियोन ने जिद पर अड़कर उसका विरोध किया, ये जोर देते हुए कि वो उसे कभी भी अपनी मर्जी नहीं करने देगा। लियोन ने हरमन के हमले को पैरी किया, जबकि अपनी मां को प्रोटेक्ट कर रहा था। हरमन उसे गुस्से से देखता रहा, जबकि बैकग्राउंड में टाइलॉक सिचुएशन को कोस रहा था। जो हो रहा था उसे मैडनेस मान रहा था। फिर उसने मन ही मन सोचा कि चीजें प्लान के मुताबिक चल रही हैं। लियोन घर से बाहर कूद गया, अपनी मां से दूर चला गया, ताकि अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़े तो उसे कुछ ना हो। हरमन अपनी एनर्जी गैदर करते हुए खड़ा था और अचानक उसने एक लंबा स्पीयर निकाला जो एनर्जी से चमक रहा था, और स्पीयर को अपनी इंटरनल एनर्जी से चार्ज किया और एक डेवास्टेटिंग अटैक लॉन्च किया और उसे लायन की डायरेक्शन में एम किया, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। दूर से मास्कड आदमी के साथी ने एक्सप्लोजन देखा और हैरानी से चिल्लाया कि वो मास्टर हरमन है। उसने अपने साथी को बताया कि एक स्वॉर्ड मास्टर के लिए अनबिफिटिंग तरीके से मास्टर हरमन हमेशा प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी के लिए एक लंबा स्पीयर रखता है, मगर इस वेपन को किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिस्पाइज्ड किया जाता था। हरमन ने हंटिंग में इसकी स्पेशलाइज्ड पावर को नजरअंदाज नहीं किया था, लेकिन वो इसे बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेज में ही इस्तेमाल करता था, जिसका मतलब था कि सिचुएशन सीरियस थी। आदमी ने एक्साइटेडली चिल्लाया कि उसने एक्सप्लोजन देखा है, और इस तरह वे मास्टर हरमन के लोकेशन की कंफर्म करने में सक्षम थे और अपने साथी को टॉप स्पीड से मूव करने का आदेश दिया। लेकिन दूसरे ने उसे चेतावनी दी कि तेजी से मूव करने से नाइट बीस्ट्स का ध्यान आकर्षित हो सकता है, जो उन्हें बड़े खतरे में डाल देगा। पहले ने गुस्से में जवाब दिया कि वे पहले ही अपनी नेग्लिजेंस के कारण ओजार को भागने दे चुके हैं और अब उन्हें बीस्ट से ज्यादा नाइट की रिप्रिमांड से डरना चाहिए। वे जल्दी से उस जगह की ओर दौड़े जहां से स्पीयर लॉन्च किया गया था। कहीं और लेयन जंगल से गुजर रहा था। उसे चक्कर और धुंधलापन महसूस हो रहा था, शायद पॉइजन के इफेक्ट के कारण। उसका शरीर अपने आप मूव कर रहा था और उसने सोचा कि क्या ये नेचर उसने अपने पिता से विरासत में पाया है, द प्रिंसिपल ऑफ द हंट। उसे लगा कि एक हंटर के रूप में उसके सेंसेस बढ़ गए हैं और हंटर हमेशा अपने शिकार का पीछा करेगा, खासकर अगर वो ह्यूमन हो। हरमन का स्पीयर अपीयर हुआ, लियोन का पीछा करते हुए। अचानक उसने एनर्जी का बड़ा एक्सप्लोजन महसूस किया और स्पीयर हाई स्पीड से उसकी ओर बढ़ा, जिससे उसे सीरियस डैमेज हुआ। विलेज चीफ लियोनिया के बारे में एल्डर्स से बात कर रहा था जब उन्होंने उसके घर की डायरेक्शन में अनयूजुअल धुआं उठता हुआ नोटिस किया। उनमें से एक ने बताया कि केन ने उन्हें चेतावनी दी थी कि लायन का लिनिएज जल्द ही मुसीबत लाएगा और उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरों ने सोचा कि क्या वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं जबकि लियोन और लियोनिया की जान खतरे में हो सकती है, और सुझाव दिया कि वे कम से कम मामले की जांच करें। लेकिन विलेज चीफ हिचकिचाया, ये कहते हुए कि लियोनिया लायन के साथ है और अगर मामला लायन की हैंडल करने की एबिलिटी से बाहर है तो वे भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब चीफ सोच रहा था कि क्या विलेज की सेफ्टी प्रायोरिटी है, तो एल्डर्स में से एक ने ऑब्जेक्ट किया, ये कहते हुए कि लियोनिया की सेफ्टी विलेज के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है। उसने अनाउंस किया कि अगर डिफेंस फोर्स इनकेपेबल है तो वो खुद मूव करेगा। इस पर दूसरों ने उसका पीछा करने और धुएं के सोर्स की ओर बढ़ने का फैसला किया। जंगल में भेड़ियों का एक पैक घायल होने के बाद लायन के खून की सेंट का पीछा कर रहा था। जंगल में मास्क्ड आदमी के साथी हरमन के लोकेशन की ओर बढ़ रहे थे। मास्क्ड आदमी के साथियों के साइट पर पहुंचने के बाद हरमन अपने कॉलीग्स को हारा हुआ पाता है। उनके लीडर ने हरमन से कहा कि वे बहुत देर से आए हैं और उनकी फेलियर निश्चित है। हरमन ने ताना मारते हुए उससे पूछा कि क्या उसे इसे एक इंसल्ट समझना चाहिए। आदमी ने उसे डेस्परेटली चेतावनी दी, उसे बेहद सावधान रहने के लिए कहा और उसे समझाया कि ओजार एक इंटेलिजेंट क्रीचर है, वो इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है, लॉजिक को नहीं। हरमन ने उनसे कहा कि लियोन के पास अपने इनेट नेचर के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस है और उसे एक ह्यूमन के रूप में सबड्यू किया गया है। आदमी ने उससे कहा कि वे सिर्फ मास्टर हरमन के काम में मदद करने वाली पार्टीज थे। हरमन ने जवाब दिया, गुड। फिर उनसे पूछा कि क्या प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी स्टैंड पॉइंट से उसे उनकी जान बख्श देनी चाहिए। जैसे ही वो अगली प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, उसने विलेज एल्डर्स के आने को नोटिस किया और मुस्कुराया, ये कहते हुए कि बेट ठीक समय पर आ गया है। विलेजर्स में से एक ने हरमन से पूछने की कोशिश की कि वे वहां क्यों हैं, लेकिन एल्डर्स ने उसे चुप करा दिया।
कोई विलेज चीफ से पूछता है कि क्या वे हरमन और उसके साथियों को हराने में केपेबल हैं। सीन डिस्टेंट पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे को चेतावनी दे रहा था कि लॉर्ड को चैलेंज करना कभी अच्छा खत्म नहीं होता, उसके रिबेलियन को एक चाइल्डिश टैंट्रम बताते हुए। बेटे ने जवाब दिया कि टैक्सेस 70% तक पहुंच गए हैं और अगर वे लॉर्ड्स को खिलाते रहे तो वे भूखे मर जाएंगे। पिता ने उससे पूछा कि क्या यही उसका एकमात्र जस्टिफिकेशन है, और बेटे ने जवाब दिया कि जब से किसानों की बेटियों को स्क्वायर में फांसी दी गई है, सब कुछ बदल गया है। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि जिस दिन सबसे छोटी लड़कियों को रात में लॉर्ड की सेवा करने के लिए ले जाया जाना था, वो पिता ही था जिसने कहा था कि वो ऐसा होने देने के बजाय भागते हुए मरना पसंद करेगा। फिर बेटे ने खुलासा किया कि वो उस लड़की के साथ अपने पिता की सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में जानता था और वही था जिसने उसे भागने के लिए उकसाया था। पिता ने अपने बेटे को चेतावनी दी कि जस्टिफिकेशन से परे जाने वाली नफरत ज्यादा खतरनाक है, तो बेटे ने उससे माफी मांगी। लेकिन लॉर्ड स्वारेन के खिलाफ रिबेलियन उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था और लॉर्ड जो अब तक चुप रहा था आखिरकार मूव किया। सीन रिबेलियन के कॉन्सिक्वेंसेस को अपीयर करने के लिए पास्ट में लौटता है। लॉर्ड स्वारेन ने रीजन में पहले बड़े पैमाने पर रिबेलियन को एक्सट्रीम वायलेंस के साथ दबा दिया, रिबेलियन को एक डिस्मल फेलियर में खत्म कर दिया। पिता कुछ नहीं कर सका सिवाय अपने बेटे के शरीर को पब्लिक स्क्वायर में लटकते हुए चुपके से देखने के। लॉर्ड ने पूरी इंडिफरेंस के साथ पिता की पोजीशन को एक सप्लाई ऑफिशियल के रूप में अनटच रखा। जिस पल पिता को इसका एहसास हुआ, उसने सारिन से भागने का फैसला किया, क्योंकि एक ऐसा हॉरर जो कभी नहीं भुलाया जा सकता था उस जगह पर जड़ जमा चुका था। यह गहरा ट्रॉमा उस पल शुरू हुआ जब 3 नाइट्स अकेले 400 मिलिशिया मैन को बिना एक भी खरोंच के मार डाला। हम प्रेजेंट में लौटते हैं। विलेज चीफ विचारों में खोया हुआ था, अपने बेटे के साथ जो हुआ उसे याद कर रहा था। जैसे ही विलेजर्स चिंता में चिल्ला रहे थे, अपने लीडर को पुकार रहे थे, अचानक हरमन का एक आदमी तेजी से मूव किया, ये अनाउंस करते हुए कि ये आदमी एल्डर्स में से एक कुछ कह रहा है। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसने डेन नामक एल्डर को छुरा घोंप दिया और उसे मार डाला। चीफ ने डर के मारे अपने दूसरे साथी हेंडरसन का नाम चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक दूसरे आदमी ने हेंडरसन को छुरा घोंप दिया और उसे भी मार डाला। हरमन ने चीफ को शांति से संबोधित किया, ये समझाते हुए कि जो हुआ वो रिजेंटफुल होने वाली बात नहीं थी, बल्कि महज एक लेजिटिमेट एग्जीक्यूशन थी। उसने कोल्डनेस से कहा कि एक नाइट से बात करने से पहले पोलाइटनेस होनी चाहिए। फिर उसने उससे कहा कि एक एक्सेप्शन के रूप में वो उसे एक चांस देगा, और उससे पूछा कि क्या वो श्योर है कि उसे और एग्जीक्यूशंस नहीं चाहिए। कहीं और घायल होने के बाद लायन बड़े एक्सप्लोजन के बाद आसमान से गिर रहा था। मन ही मन सोचते हुए सोच रहा था कि क्या इस तरह उसका जन्म एक गलती थी, क्या उसे अपनी किस्मत स्वीकार करनी चाहिए और आज्ञाकारी रूप से मर जाना चाहिए। उसने सोचा कि उसे कौन सा फॉर्म लेना चाहिए। जैसे ही वो गिर रहा था, लाल आंखों वाले भेड़िए जैसे बीस्ट्स का एक पैक नीचे गैदर होने लगा। ओगर्स के बारे में बहुत कम जानकारी है उनके एग्जिस्टेंस के बावजूद। बीस्ट्स घायल लायन के चारों ओर गैदर हो जाते हैं। लेओन की मां बताती है कि ऐसे बीस्ट्स हैं जिन्हें एक्सेसिवली फास्ट या एक्सट्रीमली स्ट्रांग माना जा सकता है, लेकिन ओगर्स अकेले एक पूरी तरह से डिफरेंट पाथ का पालन करते हैं। वे हमेशा इंडिविजुअली एक्ट करने पर जोर देते हैं, फिर भी उनके पास एक यूनिक पावर होती है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। इस बीच विलेज एल्डर्स का सामना करते हुए कैन ने अपनी बाइनोक्यूलर्स के माध्यम से हरमन को अपनी ओर आते देखा। विलेज चीफ को हॉस्टेज के रूप में लेकर हरमन ने एक पावरफुल और सडन अटैक लॉन्च किया और अपने हमले को विलेज फोर्ट्रेस की वॉल की ओर डायरेक्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप एनर्जी का एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन हुई। कैन के आदमियों में से एक ने शॉक में चिल्लाया और उससे कहा कि डैमेज उन तक नहीं पहुंचा है, ये सुझाव देते हुए कि वे एक क्विक काउंटर अटैक लॉन्च करें, लेकिन कैन ने उसे रोक दिया। कैन को एहसास हुआ कि अगर हरमन चाहता तो वो एक ही झटके में उन सबको मिटा सकता था। उसने कंक्लूड किया कि उसने जानबूझकर टारगेट मिस करने का एकमात्र कारण उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी देना था, क्योंकि उसके पास एक हॉस्टेज था। अचानक कैन ने विलेज चीफ को देखा और उसे अकेले पाया। कैन ने अपने एक आदमी जैक को बुलाया और उससे चिंता से पूछा कि क्या विलेज चीफ उनसे अकेले मिला था। जैक ने जवाब दिया कि चीफ के साथ उसके पर्सनल गार्ड्स थे। इस खबर ने कैन को चिंतित कर दिया, जिसने तुरंत सर्च पार्टी को वापस बुलाने और पहले चीफ के साथी की आइडेंटिटी कंफर्म करने का आदेश दिया। उसने अनाउंस किया कि वो समय खरीदने का काम खुद करेगा। उसके आदमियों ने उसके अकेले जाने पर ऑब्जेक्ट किया, इसे बहुत खतरनाक मानते हुए, लेकिन कैन ने जोर दिया और अपने आदेश दिए कि अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो सभी विलेजर्स को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज के माध्यम से
इवैक्यूएट किया जाना चाहिए। हेरमन बैरन के शब्दों के बारे में सोच रहा था, जो ऐसे बोलता था जैसे वो खुद को सभी कंस्ट्रेंट से ऊपर देखता हो। अगर दुनिया में सब कुछ उसकी इच्छा के अधीन है तो उसकी लिमिट्स कहां मौजूद हो सकती हैं? और दूसरों की नजरों में प्रोसेस का क्या वैल्यू है अगर रिजल्ट गारंटीड है जैसा वो चाहता है? उसने उससे ताना मारते हुए कहा, सोचते हुए कि क्या कोई सच में विश्वास करता है कि उसका नीचे से ऊपर तक पहुंचना सिर्फ उसकी अपनी इच्छा के कारण हुआ। बैरन ने हेरमन को समझाया कि वो नहीं चाहता कि उसके शब्द उसके एक्सपीरियंसेस या सफरिंग से एक डिट्रैक्शन की तरह लगें। उसी पल दूर से लेओन कसम खा रहा था कि वो चीजों को अपने ओपोनेंट की इच्छानुसार नहीं जाने देगा। कैन हेरमन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, ये कहते हुए कि उसके जैसा एक नोबल नाइट उनके तरीके को कभी नहीं समझेगा और वो उन्हें दिखाएगा कि वे इस जगह पर कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हेरमन को तुरंत एहसास हो गया कि कैन समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसने उससे ताना मारते हुए पूछा कि क्या वो सच में सोचता है कि चीजें उसकी इच्छानुसार चलेंगी, और फिर एक वायलेंट अटैक लॉन्च किया जिसने कैन को जमीन पर गिरा दिया, जिससे एल्डर्स में से एक डर के मारे उसका नाम चिल्लाया। विलेज चीफ ने हेरमन से भीख मांगी कि वो सिर्फ उसे पनिश करे और काम खत्म करे, ये जोर देते हुए कि दूसरों को कुछ नहीं पता। लेकिन हेरमन, जिसका पेशेंस खत्म हो गया था, चिल्लाया इनफ, और फिर एक वायलेंट अटैक लॉन्च किया और बचे हुए एल्डर्स को अपनी पावरफुल सोर्ड स्ट्राइक से खत्म कर दिया। कैन बैटलफील्ड के बीच में जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। हेरमन ने कैन को देखा, जो एक दयनीय हालत में दिखाई दे रहा था। ये महसूस करते हुए कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हेरमन ने एक एरोगेंट मुस्कान के साथ अनाउंस किया कि ये सिर्फ शुरुआत है और हंट अभी शुरू हुई है। उसने अपने आदमियों को इस गंदे जंगल को खून की सेंट से ढकने का आदेश दिया और फिर वे सब लियन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन हेरमन ने ताना मारते हुए हंसते हुए लायन की आलोचना की कि वो इतना जल्दबाज है कि उसने अपनी मां को छोड़ दिया। फिर उसने उसे सीधे इंगेज किया। हेरमन ने अपनी तलवार सीधे लायन पर तान दी। हेरमन ने लियोन के अजीब मूवमेंट को नोटिस किया और उसका मजाक उड़ाया कि उसने उसका विरोध करने की हिम्मत की। वो उस पर चिल्लाया, ये कहते हुए कि वो बाकियों से अलग नहीं है, और फिर उसे एक पावरफुल ब्लो दिया, अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करते हुए। लेकिन अपनी एरोगेंस के पल में हेरमन पर अचानक वुल्फ लाइक बीस्ट्स ने हमला कर दिया, जिन्होंने उसे चारों तरफ से अटैक किया। हेरमन अनएक्सपेक्टेड अटैक से चौंक गया और बीस्ट्स ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हेरमन का साथी बहुत सारा खून खांस रहा था, अपने गहरे वुंड से अफेक्टेड, जबकि उसकी हालत हर सांस के साथ बिगड़ती जा रही थी। धूल और भाप ने एरिया को ढक लिया, जिससे उसकी विजन इंटरप्ट हो गई। उसे एहसास हुआ कि बीस्ट के वुंड से उठने वाली भाप किसी तरह के ड्रग के साथ मिली हुई थी, और कंक्लूड किया कि यह सब सिर्फ एक अच्छी तरह से बिछाया हुआ हंटिंग ट्रैप था। भाप के माध्यम से लाल चमकती आंखों वाला एक विशाल बीस्ट अपीयर हुआ। वो एक स्कैवेंजर था और उसी पल लेयन उसके पीछे लड़ाई जारी रखने के लिए अपीयर हुआ। लड़ाई जारी रही जब हेरमन का साथी गुस्से में सोच रहा था कि ये वही पैटर्न है जो लेयन ने उसे जंगल में मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया था। उसका रेजिस्टेंस ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि लेयन ने स्कैवेंजर बीस्ट्स की मदद से उस पर अटैक किया और उन्होंने उसे फेटल वुंड्स दिए। लेयन ने उसे पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पिन कर दिया। आदमी जमीन पर खून बहता हुआ गिर गया और लेयन से डेजेस्पोर में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। आदमी ने कहा कि अगर वो उसे इस तरह आधा अधूरा छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था तो बेहतर होता कि वो उसे पिछली बार ही मार देता। लेयन ने एक दहाड़ के साथ जवाब दिया। तो आदमी ने कंक्लूड किया कि ये इस बात का प्रूफ है कि लायन उसे अपनी पावर और दिखाना चाहता था। उसने अपने आखिरी पलों में महसूस किया कि लायन उन दूसरे बीस्ट्स जैसा नहीं था जिनसे उसने लड़ा था, बल्कि जमीन से आसमान तक पूरी तरह से डिफरेंट था। उसी पल हेरमन ने लड़ाई में इंटरवीन किया और एक वाइड रेंजिंग अटैक लॉन्च किया, अपने साथी को घायल कर दिया और लेयन को एक फियर्स फाइट में एंगेज किया। लायन टॉप स्पीड से हेरमन पर झपटा। हेरमन लेयन को जमीन पर गिराने में कामयाब रहा और फिर उसके ऊपर खड़ा हो गया, उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक हाइब्रिड बीस्ट कहते हुए। उसने सोचा कि क्या वो एक नाइट होने का मतलब जानता है, और कसम खाई कि वो उसे खुद ये दर्दनाक लेसन सिखाएगा। इस बीच घर के अंदर टाइलॉक लियोनिया से बात कर रहा था। टाइलॉक ने सोचा कि जो बीस्ट अपनी मां के बारे में सोचकर ही रो पड़ा था, वो बिना पीछे देखे भाग गया और कंक्लूड किया कि ये जरूर कुछ ऐसा रहा होगा जो उसकी पत्नी ने उसे फॉलो करने के लिए भीख मांगी होगी। उसने मान लिया कि वो उसके साथ अकेले रहने से डर रही थी, लेकिन लियोनिया ने जवाब दिया कि एक मां का अपने बच्चे के बारे में चिंता करना नेचुरल है। फिर उसने उससे पूछा कि उसे अपने बेटे के प्रति उसके गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। टाइलॉक ने उसकी सिचुएशन का मजाक उड़ाया, उसे पैथेटिक कहते हुए। उसने उसे याद दिलाया कि वो कभी एक बड़े किंगडम की नोबल डॉटर थी जो लग्जरी में रहती थी, और सोचा कि वो इस लेवल तक कैसे गिर गई।
उसने उससे कहा कि समय कम है और वो डिटेल में नहीं जाएगा। फिर खुलासा किया कि उसकी ग्रज सिर्फ उसके बीस्टली बेटे की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके प्राइड की वजह से थी, जो उसने ऐसी सिचुएशन में भी नहीं छोड़ा था। उसने ऐलान किया कि उसे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जब तक वो उस प्राइड को बेरहमी से तोड़ नहीं देता। और उसी पल एक मिस्टीरियस ग्रीन ग्लो फूटा। अचानक लायन की मां के पीछे से एक मिस्टीरियस ग्रीन ग्लो फूटा और एक वॉरियर अपीयर हुआ, जिसने टाइलॉक पर पूरी तरह से सरप्राइज में हमला किया। हेरमन शॉक में चिल्लाया, सोचते हुए कि क्या हुआ था, और उसे उसके असली नाम बेनेलोट से पुकारते हुए। बाहर लायन और हरमन के बीच एक फियर्स बैटल छिड़ गई, जब वे ब्लू एनर्जी के फ्लैशेस के बीच एक वायलेंट स्ट्रगल में भिड़ गए। हेरमन ने सोचा कि वो कब तक सिर्फ भागने की प्लानिंग कर रहा है। लायन अपनी पूरी ताकत से चार्ज किया, अपने कंधे को एक ह्यूमन बैटरिंग रैम के रूप में इस्तेमाल करते हुए, और एक सरप्राइज अटैक में हेरमन से टकराने के लिए दौड़ा। हेरमन ने अपनी तलवार से लायन के चार्ज को ब्लॉक किया, लेकिन ब्लो का फोर्स इतना ज्यादा था कि उसने उसे पीछे धकेल दिया। और हेरमन सोचने लगा कि हंटिंग और प्रिडेशन के बीच ये स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा अगर उनमें से एक मामले को सेटल नहीं कर पाता। हेरमन ने नोटिस किया कि लायन से एक अजीब पावर लीक हो रही थी, एक ऐसी पावर जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने मन ही मन इस आइडिया पर हंसा कि लायन जैसा एक लोली हाइब्रिड इतने कम समय में जंगल का किंग बन सकता है। उसने अपनी सार्केज्म जारी रखी, जो वो लायन से देख रहा था उसे लाफेबल मानते हुए, और सोचते हुए कि क्या वो बस इतना ही दिखा सकता है। एक विशाल बीस्ट हरमन के पीछे अपीयर हुआ और उस पर पीछे से मारने की कोशिश की, लेकिन हरमन ने आखिरी पल में उसके मूवमेंट को पकड़ लिया। वो तेजी से मुड़ा और अटैक से बच गया। हरमन एक पावरफुल ब्लो देने में कामयाब रहा, जिसने बीस्ट का हाथ काट दिया। हरमन ने बीस्ट को दूसरा चांस नहीं दिया। उसने अपनी कॉम्बैट स्किल्स में से एक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक किया। अपनी तलवार के हर ब्लो के साथ बीस्ट की सांसें छोटी होती गईं, जब तक कि उसने फाइनल ब्लो नहीं दिया, जिसने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया और उसके रिमेन्स जमीन पर बिखर गए। हेरमन हांफता हुआ खड़ा था, अपनी सांसें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि बीस्ट के खून की बूंदें उस पर ऊपर से एक अंधेरी बारिश की तरह गिर रही थीं। लियोन ने हैरानी से पूछा कि हरमन एक नाइट कैसे हो सकता है, और बाद वाले ने ताना मारते हुए मुस्कुराया और एक काउंटर क्वेश्चन के साथ जवाब दिया, सोचते हुए कि लायन ने मूल रूप से उसके बारे में क्या सोचा था। लियोन ने कमेंट किया कि एक नाइट से यही उम्मीद की जानी थी, क्योंकि वो ऑर्डिनरी सोल्जर से पूरी तरह से डिफरेंट था। हेरमन उस ट्रैप से बचने में कामयाब हो गया था जो उसने उसके लिए बिछाया था। उस हालत में भी हरमन गुस्से में आ गया, लियोन को एक वर्थलेस हाइब्रिड कहते हुए। लियोन ने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि एक नाइट के रूप में वो उसके वीक पॉइंट्स को भी टारगेट नहीं कर सका। वो जो ट्रेविनिया से सिर्फ एक पपेट था। हेरमन ने उसे गुस्से में कहा कि वो अपनी जगह भूल रहा है। हेरमन ने अपनी तलवार लायन की ओर लॉन्च की, जो एक गरजती हुई इंटरनल एनर्जी से चार्ज थी। सिचुएशन ने लियोन को मैन्यूवर करने का कोई चांस नहीं दिया। उसने ब्लो को ब्लॉक करने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट में अपनी कंधे से सीधे तलवार के थ्रस्ट को रिसीव किया। हेरमन ने उससे कहा कि वो उसे खुद सिखाएगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन लायन उसके अटैक से बचने में कामयाब रहा और भेड़ियों में से एक अपीयर हुआ और हेरमन का हाथ काट लिया। लायन ने इस मौके का फायदा उठाया, एक कुचलने वाला ब्लो दिया जिसने हेरमन को उड़ता हुआ भेज दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद विलेज चीफ डिस्ट्रक्शन के बीच खड़ा था, अपने एक गिरे हुए साथी को पकड़े हुए, और सीन को साइलेंस और गहरे सौरों में देख रहा था। लियोन ने हारे हुए हरमन को गर्दन से पकड़ रखा है। हरमन गुस्से में याद करता है लियोन को ट्रेवेनिया का स्कम और उरुक्स का स्लेव कहते हुए, और अपना डिस्गस्ट जाहिर करते हुए कि उसके जैसे लोगों ने ही कॉन्टिनेंट के नाइट्स को इस दयनीय हालत में पहुंचाया था। लियोन जवाब देता है, इन थ्रेट्स की यूजफुलनेस के बारे में सोचते हुए, ये जोर देते हुए कि वो पहले ही नाइट शब्द के मीनिंग को पार कर चुका है और इसे बार बार कर सकता है। हेरमन अंदाजा लगाता है कि लायन का इस टाइटल से अटैचमेंट का मतलब है कि वो खुद ट्रेवेनिया से है, जिस पर लियोन जवाब देता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि चीजें इस पॉइंट तक पहुंचें। हेरमन अपनी पोजीशन तक पहुंचने के लिए सहे गए सफरिंग की मात्रा के बारे में गुस्से में चिल्लाता है और एक पंच देता है जो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लियोन हेरमन को मारने के बाद डिस्ट्रक्शन के बीच अकेला खड़ा है। लियोनिया लड़ाई खत्म होने के बाद अपने घर से बाहर आती है। लियोनिया लियोन को ढूंढ रही थी। लियोन घर के पीछे से अपीयर होता है। एक लड़ाई के बाद वापस आ गया था, भले ही उसने उसे भागने के लिए कहा था। उसने अपने एक्शन को यह कहकर जस्टिफाई किया कि वो नहीं जा सकता था, क्योंकि दुश्मन विलेजर्स को बेट के रूप में इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे थे। लियोनिया ने उसे ब्लेम किया, उसे याद दिलाया कि वो मर सकता था, और उससे पूछा कि क्या वो एक ऐसे विलेज के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस करने को तैयार था जिसने उसे पहले डिसोन कर दिया था।
लेयॉन ने जोर देकर कहा कि वे अच्छे लोग थे जिन्होंने उन्हें पनाह दी थी और वे सिर्फ वीक और डरे हुए थे, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि ये उनके लिए मरने का कोई कारण नहीं है और जो हुआ उसके कारण वे उन्हें फिर से अबैंडन करने की कोशिश करेंगे, जो उसे चौंक देता है। लेयॉन को एहसास हुआ कि ये एक अनलाइकली पॉसिबिलिटी नहीं थी और उसके शब्द सच हो सकते हैं और उसे इस दुनिया में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसा वो कहती है वैसा ही एक्ट करना होगा। लेयॉन लियोनिया से पूछता है कि वो कैसी है और टॉक का क्या हुआ। उसने लियोन से कहा कि ट्लॉक बस चला गया जब नाइट वापस नहीं आई। लियोनिया उसकी दयनीय हालत को नोटिस करती है और उसे अब आराम करने के लिए कहती है और वे बाद में सफाई करेंगे। लियोन अग्री करता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए भी आराम करने के लिए एक जगह तैयार करेगा, लेकिन वो रुक जाता है और उसे सच बताता है। वो लड़ा क्योंकि उसे लगा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो उसके साथ रहना जारी रख सकता है और उससे भीख मांगी कि वो उसे फिर कभी भागने के लिए न कहे। उस रात बाद में लियोनिया उसे सोते हुए देखती बैठी थी और उसके गले में ग्लोइंग ग्रीन पेंडेंट को देखती थी। इस बीच विलेजर्स विलेज में एक बड़ी आग के चारों ओर गैदर हुए और विलेज हॉल में चीफ अकेला बैठा था, चिंतित। उसे केन के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन याद आई जिसने उससे कहा था कि वो उसे अपने बेटे डैरिल की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता, लायन की वजह से। लेकिन केन ने उससे पूछा कि क्या वो गारंटी दे सकता है कि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा नहीं होगी, उसे याद दिलाते हुए कि एक नाइट के लिए उन्हें इस दुनिया में याद रखना कितना खतरनाक था। विलेज चीफ विलेज हॉल में चिंतित बैठा है और अचानक उसके सामने एक तेज हरी रोशनी अपीयर होती है। एक विशाल आर्मर्ड आदमी रोशनी से मटेरियलाइज होता है और चीफ को एहसास होता है कि प्रॉब्लम्स पहले ही शुरू हो चुकी हैं। चीफ आर्मर्ड आदमी को कसलिन नाम से पुकारता है, बेनेलॉट की पावर के उसके इस्तेमाल पर मार्वेल करते हुए, और उससे पूछता है कि क्या वो इतने समय से सब कुछ देख रहा था। कैसलिन कंफर्म करता है कि उसने चीफ से कहा था कि ऐसा दिन आएगा। उसने समझाया कि हालांकि वे पिछले 14 इयर्स में कई खतरों से गुजरे हैं, ये सिचुएशन डिफरेंट थी। उसने जोर देकर कहा कि जब तक लियोन एक नाइट से जुड़ा हुआ है, प्रिंसेस लियोनिया की सेफ्टी अब गारंटीड नहीं है। चीफ ने सोचा कि क्या प्रॉब्लम विटनेसेस की वजह से है, स्पेसिफिकली मोटी दाढ़ी वाला मर्सनरी टाइलॉक। कैसलिन ने उसे यकीन दिलाया कि उसे चुप कराने के लिए पहले ही मेजर्स लिए जा चुके हैं और उसने अपनी तरफ से मामले को डील कर लिया है। चीफ को एक शॉक के साथ एहसास हुआ कि इसका मतलब है कि कैसलिन पहले ही लियोनिया से कांटेक्ट कर चुका था। कैसलिन कुछ पलों के लिए चुप रहा जबकि लेयॉन अपने रूम में सोया हुआ था। फिर उसने चीफ से उसके डिसीजन के बारे में पूछा। सैंस लियोनिया पर शिफ्ट होता है जो अपने सोते हुए बेटे के पेंडेंट के पास एक लेटर लिख रही थी, जबकि उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे।